हेलो जी, वेलकम टू बायो ब्रीफ सीरीज एपिसोड 11 चैप्टर नंबर 11। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि बायो ब्रीफ सीरीज क्या है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन करी है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख के जाते हो जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर वन शॉट के अंदर कम ड्यूरेशन में और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन है, अगर आप इसको देख के चले जाते हो, साथ में आप ये मेरे नोट्स पढ़ के चले जाते हो, तो इसके बाहर आपका कभी कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर स्पेशली। और साथ साथ में यार देखो, एनसीईआरटी की रीडिंग तो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये वीडियो या फिर प्लेलिस्ट को आपने बहुत ज्यादा लेट आपको पता चला इसके बारे में, तो कोई बात नहीं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास टाइम है इनफ, जो कि आपको बहुत सारे गैप डेज मिले हुए, अगर टाइम है तो डेफिनेटली एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी से जितने भी डायग्राम्स है, जितनी भी टेबल्स है, वो एनसीईआरटी से ही आपको कवर करनी है। और बाकी थ्योरी के लिए आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में ओनली और ओनली आपके लिए एग्जाम टाइम के अंदर आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट पर दे रही हूँ मैं। ये नोट्स बिल्कुल भी 99 रुपीज के नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपके एग्जाम्स है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा जो है इन नोट्स को लिए बिना रहे, हर एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल हो पाए ये, और ये है भी। तो प्लीज 99 रुपीज में सारे के सारे चैप्टर के नोट्स अभी के भी डाउनलोड करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी गिवन है और पिन कमेंट्स में मैं डाल दूंगी। इसके साथ साथ में 17 मार्च को हमारा एक लाइव सेशन आने वाला है, जिसके अंदर हम, ये 3 बजे सेशन होगा, जिसके अंदर हम कंप्लीट बायोलॉजी का पूरा मैराथन कर रहे होंगे। तो अगर तुम्हें पूरी बायोलॉजी रिवाइज करनी है, थॉरली रिवाइज करनी है, मेरे साथ लाइव बैठोगे। देखो, तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं 2 से 3 बार तुम्हारा रिविजन करा के भेजूंगी। जो मैंने कहा है मैं करके दिखाऊंगी तुमको, ठीक है। मुझे चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स कब आएंगे, तब तुम मेरे साथ खुद भी बैठोगे, ठीक है। तो ये चैनल तुम्हें कंप्लीटली बायो के अंदर बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 दिलाने में पूरी की पूरी हेल्प करेगा। बस मुझे चाहिए तुम्हारा डेडिकेशन। जितनी मैं मेहनत लगा रही हूँ, उससे डबल मेहनत तुम्हें लगानी पड़ेगी, तब जाके हम ये जितने भी बचे हुए दिन है इसमें भयंकर वाला एकदम फोड़ कर आ पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना, इन दिनों को कभी भी वेस्ट नहीं करना। ये नहीं सोचना कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है, टाइम कम ही है और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, अच्छा सारे चैप्टर्स देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और अगर तुम्हें एकदम रिवीजन पर्पस से ही सारे लेक्चर्स देखने हैं, जिसका लाइक 30 to 50 मिनट्स में अगर तुम चाहते हो कि सारे चैप्टर्स फिनिश हो पाए, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। रैपिड रिविजन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो प्लीज जाकर उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में जनरली क्या 4 पार्ट्स हैं, और ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें तो फिर भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाता था, बहुत सारे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अभी वो काफी सारी चीजें रिमूव कर दी हैं। मैं तो कहूंगी उन्होंने आधा लगभग चैप्टर रिमूव ही कर दिया है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका पार्ट बचा हुआ है, मतलब जो नई एनसीईआरटी के अंदर है, उसमें पॉपुलेशन के बारे में ज्यादातर चर्चा करी गई है, ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं करी गई इतनी। तो सबसे पहले अपन ने देख ली कि भाई ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन, 4 चीजें अपन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इकोलॉजी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? देखो, इकोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल के साथ में डील करती है, 4 लेवल के साथ में के ऊपर कंसर्न होती है। पहला ये लेवल होता है दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल, जो कि आपको पता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल के बारे में बात करी जा रही है। पॉपुलेशन होता है वही ग्रुप का, वही अगर मैं ग्रुप बना दूं इंडिविजुअल्स का, जैसे ह्यूमन बीइंग, अकेले ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे तो मैं एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाऊंगी। मेरे जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, मेरी एक कॉलोनी या मेरी सोसाइटी की बात करेंगे तो हम बहुत सारे लोग आ गए, तो हम पॉपुलेशन हो गए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलो ह्यूमन बीइंग स्पीसीज है और यहाँ पर हमारे पास में डॉग स्पीसीज है, तो चलो ये एक पॉपुलेशन है। नहीं, दिस विल नेवर बी अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमेशा सेम ऑर्गेनिजम्स की होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म की होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर कभी पॉपुलेशन नहीं बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये दोनों, 2 अलग अलग पॉपुलेशन का ग्रुप एक साथ आ जाए, या 2 से ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रुप एक साथ आ जाए, तो वो पॉपुलेशन नहीं, वो कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। पॉपुलेशन के अंदर होता है सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल आके ग्रुप बना ले तो वो पॉपुलेशन है। कम्युनिटी आपके पास में बनती है 2 से ज्यादा या 2 से 3 पॉपुलेशन अगर आपके पास में आ जाए, आपस में इंटरैक्ट करे, तो वो कम्युनिटी बन जाती है। बायोम फिर इससे भी बड़े होते हैं, कम्युनिटी से भी मिलकर बनते हैं बायोम, ठीक है। इससे भी बड़ा लेवल होता है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बस जान लो, ठीक है।
चलो, तो पॉपुलेशन नंबर 1 मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन नंबर 2 बताया। ये अलग-अलग पॉपुलेशन है, अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन अगर इन्हीं दोनों पॉपुलेशन को मैं मिलाकर बोल दूं, इनको क्या बोलूंगी कंबाइनली, मैं कम्युनिटी बोल रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ही है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट थिंग इज कि भाई देखो, इंडिविजुअल जो सेम स्पीसीज वाले होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और एक वेल डिफाइंड एरिया शेयर कर रहे होते हैं। लेट्स से कि तुम एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हो, उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर हैं, हर घर में लोग हैं, फैमिलीज हैं, तो आप एक तरीके की क्या हो, पॉपुलेशन हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं। आप एक पर्टिकुलर एरिया शेयर कर रहे हो आपस में, और सिमिलर रिसोर्सेज के लिए आप भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हो। सिमिलर रिसोर्सेज मतलब आपको भी खाना चाहिए, सामने वाले घर में भी लोगों को खाना चाहिए, तुमको भी रहने के लिए घर चाहिए, उनको भी रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, उसको भी कपड़ा चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान आजकल तो भाई इनके ऊपर तो है ही डेफिनेटली, है ना। और आजकल तो देखो इंटरनेट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है कि सिमिलर रिसोर्सेज के लिए अगर आप एक दूसरे से compete करते हैं, आपस में आपके इतना पोटेंशियल होता है कि आप आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स किसी दूसरी स्पीसीज के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लाइक डॉग हो या कैट हो गया, उनके साथ नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये सब चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स होते हैं पॉपुलेशन के। तो ये इनब्रीडिंग कर सकता है, दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग का ग्रुप हो जाएगा तो डॉग का पॉपुलेशन हो जाएगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो पॉपुलेशन नहीं बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मान लो कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है ओनली, अगर उसका भी नंबर ज्यादा, उसका भी ग्रुप बना हुआ, तो वो भी एक प्रकार से पॉपुलेशन का ही हिस्सा है, वो भी एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अगर आपको याद हो, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने ना पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, डार्विन ने अपना पूरा कहानी उसके ऊपर लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचर आपको सेलेक्ट कर रही होती है, और डेफिनेटली किसी भी स्पीसीज को सिलेक्ट कर रही होती है बेसिकली, है ना। नेचर आप किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को सिलेक्ट करती है। उस स्पीसीज को सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो स्पीसीज अपना नंबर बढ़ाती है, अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाती है। आज अगर नेचर हम ह्यूमन बींग्स को डिस्क्वालीफाई करते तो हमारी ह्यूमन बींग की जो जितनी भी पूरी स्पीसीज होती है वो खत्म हो सकती है। तो नेचर का सिलेक्शन मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेचर का सिलेक्शन होता है वो किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चलता कि अच्छा इस इंसान को भी सिलेक्ट कर लिया, उस इंसान को भी सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं, पॉपुलेशन लेवल पे चलता है नेचर का सिलेक्शन। जैसे कि अपन बात करें कि कौन कौन सी पॉपुलेशन हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि वेटलैंड है, ऑल दी कॉर्मोनेंट्स इन अ वेटलैंड, देन रैट इन अबंडेंट ड्वेलिंग, देन टीकवुड ट्री होते हैं फॉरेस्ट ट्रैक के अंदर, वो भी एक पॉपुलेशन है। बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स है, वो भी एक पॉपुलेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लोटस प्लांट एक पॉन्ड में, तालाब में आ जाएंगे, वो भी क्या है, एक पॉपुलेशन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो होती है, दैट लिंक्स वो क्या लिंक करती है, इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने लगते हैं तो हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में भी जानते हैं एंड इवोल्यूशन के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों से हम जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़कर लिंक कर सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये शुरू में फालतू की बातें करी गई हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं अपन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के ऊपर, डिस्कशन करते हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या है, मतलब पॉपुलेशन में पाए जाने वाले से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर मिलते हैं, जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पढ़ने होते हैं। फर्स्ट इज बर्थ रेट, सेकंड इज डेथ रेट, थर्ड इज सेक्स रेशियो, चौथा होता है एज पिरामिड, और पांचवा होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है और बर्थ का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो या तो बर्थ लेता है या तो वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हम यही तो बोलते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान था, आज तो उसकी डेथ हो गई, या आज बच्चा है वो जन्मा है। बर्थ की बात करते हैं या तो डेथ की बात करते हैं। कभी भी हम रेट नहीं लगाते कि अच्छा उस इंसान की डेथ रेट हो गई आज, तो कभी ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि एक इंडिविजुअल में कभी भी हम रेट का वर्ड का यूज नहीं करते हैं। एक इंडिविजुअल में या तो बर्थ होता है या तो डेथ होती है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम रेट की बात करते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारी क्लास में 100 लोग बैठे हैं, तो 100 के अंदर से तुम 100 में से लेते कि तुम मेरी क्लास में, मतलब मेरी क्लास में आए हो या मेरे से ही पढ़ रहे हो और तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे हैं, 100 में से तुम में से लेट्स से कि 80 लोग हैं जो मेरी क्लास में से पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि 80% पीपल जो है वो मेरी क्लास से पढ़ रहा है। दिस इज द रेट। टोटल में से कौन कितना है वो रेट होता है। ठीक है,
तो पॉपुलेशन के पास में भी बर्थ का रेट होता है, डेथ का रेट होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई एक इंसान के मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई डेथ हो गई या बर्थ हो गया, एक पॉपुलेशन के लिए हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। पॉपुलेशन के पास में कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट होते हैं, जबकि इंडिविजुअल के पास में ये एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ, बट पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आई बात समझ में? रेट क्या होता है? चेंज इन नंबर्स। देखो, चेंज इन नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। 100 में से 80 लोग मेरी क्लास में पढ़ने आते हैं मुझसे, है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई तुम्हारी क्लास के जो बच्चे हैं, स्कूल वाले जो बच्चे हैं, उनमें से 100 बच्चे जैसे तुम्हारी क्लास में 100 में से 80 बच्चा मेरे यहाँ पर यूट्यूब पर आकर भी पढ़ता है मुझसे, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारी क्लास का 80% बच्चा मुझसे पढ़ता है। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 80% बच्चे जो है यानी 80 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। तो रेट्स आर, वैसे कोई पढ़ता है क्या? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हारी क्लास के कौन कौन से हैं, और अगर हैं तो फिर उनको हाय हेलो कर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रेट आर चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर, या तो नंबर में इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। देखो, एक पॉपुलेशन होती है, अब मान लो एक इंसान की बात करें, सिंगल इंसान है, वो तो या तो जिएगा तो मर जाएगा, उसके ऊपर आप ये बताओगे क्या चेंज इन नंबर कितना हुआ, ऐसा बता सकते हो? नहीं, या तो वो इंसान जी लिया या तो वो इंसान मर गया, बात खत्म यहाँ पर। लेकिन पॉपुलेशन में मान लो 100 लोग रह रहे हैं, अब 100 लोगों के अंदर से अगर मान लो इस साल 20 लोग मर गए, तो हो सकता है 20 लोग जन्म भी ले ले, है ना, या हो सकता है कि भाई 10 लोग मर गए, 20 लोगों ने जन्म ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। भाई कुछ भी हो सकता है, नंबर में कितना चेंज हुआ, एक्स्ट्रा कितने आ गए या हट कितने गए, जितने ओरिजिनल थे उसमें से कितने रिमूव हो गए, ये ही होता है चेंज इन नंबर। कि पहले 100 थे, अब तो यार 80 रह गए हैं, मतलब 20 हट गए हैं, तो चेंज इन नंबर इज 20। 100 थे, अब तो यार बच्चे जो है 50 और पैदा हो गए तो 150, तो चेंज इन नंबर इज 50। तो चेंज इन नंबर इज कॉल्ड द रेट। तो बर्थ रेट का फॉर्मूला जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, बर्थ रेट इज ऑलवेज शोड बाय स्मॉल बी। हमेशा होता है कि न्यूली एडेड जितने भी होते हैं, बर्थ में क्या होता है, न्यूली एडेड होते हैं, तो न्यूली एडेड को कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं। न्यूली एडेड कितने हैं टोटल, ठीक है, मतलब टोटल के ऊपर और कितने ऐड हुए हैं वो, अपॉन साइज कितना है ओरिजिनल पॉपुलेशन का। जैसे कि 50 बच्चे एक्स्ट्रा हुए हैं, तो मैं बोलूंगी 50 ऊपर आएंगे न्यूली एडेड, और नीचे ओरिजिनल पॉपुलेशन कितने की थी पहले, 100 की थी, तो वो हो जाएगा मेरा बर्थ रेट, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन 20 की है, न्यूली एडेड हमारे पास में 8 है, और करंट पॉपुलेशन अब 28 की हो चुकी है। हालांकि ये करंट पॉपुलेशन वाला डेटा देने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया गया है, ताकि आप दिमाग लगाओ और सोचो बैठकर कि यार ये डेटा कुछ ना कुछ काम के लिए तो दे रखा है पेपर में, हमने नहीं यूज करा, दैट मींस हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था जब मैं पेपर देती थी कि भाई कुछ ना कुछ तो डेटा दे रखा है, तो हर डेटा काम में आना चाहिए, लेकिन हर डेटा आपके काम का नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए सटीक के क्या अप्लाई करना है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली 8 नए ऐड हो चुके हैं और 20 जो है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन के थे। तो बर्थ रेट क्या हुई, 0.4 हो जाएगी हमारे पास में। डेथ रेट में भी ऐसा होता है, डेथ रेट में क्या है, कितने मर गए, रिसेंटली कितने मरे हैं वो, और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी। ओरिजिनल पॉपुलेशन जैसे 40 की है, रिसेंटली डाई हुए 4, तो अभी बच गए कितने, 36, करंट पॉपुलेशन 36 की बच गई। तो डेथ रेट निकालो, डेथ रेट पे क्या बोलोगे, कितने मरे हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 40, तो आगे कितनी पॉपुलेशन तुम्हारे पास में, 0.1। सेक्स रेशियो निकालते हैं। अब देखो, अब एक ओरिजिनल एक मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वो उसका जेंडर होता है एक पर्टिकुलर, कि या तो ये मेल है या तो फीमेल है। कभी भी हम परसेंटेज नहीं निकालते कि अच्छा तुम्हारी बॉडी में कितना परसेंट मेल है कितना परसेंट फीमेल है, ऐसा नहीं निकालते। या तो वो बॉडी मेल है या तो वो बॉडी फीमेल है ना, है ना, यही चीज अपन निकाल रहे होते हैं। तो वहां पर सेक्स रेशियो निकालते हैं, वहां पर हम डायरेक्टली सेक्स के बारे में बताते हैं। सेक्स रेशियो हम कहाँ निकालते हैं, पॉपुलेशन के अंदर, कि मान लो 100 लोगों की जनता है, अगेन 100 लोगों के अंदर से 50% तो लोग हैं वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और 50% पुरुष हैं, दैट मीन्स की मेल है। तो मेल फीमेल का अपन को रेशियो पता चल गया। या अपन बात करें 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एंड 40% पॉपुलेशन ऑफ द मेल, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, है ना, कि 100 में से 60 तो मेल है, 60 तो फीमेल है और 40 मेल है, ऐसा बोल सकते हैं। एज पिरामिड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसके ऊपर सवाल आ रखा है। देखो जहां जहां से पीवाईक्यू आ रखा है वहां वहां डिनोट करके रखा है। ये बर्थ रेट, डेथ रेट सब कुछ पूछ रखा है, सेक्स रेशियो वगैरह सब कुछ पूछ रखा है, इसलिए लगा रखा है यहाँ पर। तो प्लीज इनको सबको अच्छे से करना है। एज पिरामिड के ऊपर बात करें तो एज पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, देखो अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो तुम्हारी मैं एज बता सकती हूँ कि लेट्स से कि तुम्हारी एज जो है 18 ईयर ओल्ड है या 17 ईयर ओल्ड है, मैं एक इंडिविजुअल की एज बता सकती हूँ, बट मैं कभी भी एक पॉपुलेशन की एज नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती कि चलो एक काम करते हैं, उसको यूज करते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी को यूज करते हैं, तारक मेहता वाली, ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी गोकुलधाम सोसाइटी की कितनी एज है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। मैं ऐसा बोलूंगी हाँ
आत्मा आत्माराम तुकाराम भिड़े, उनकी कितनी एज है, जेठालाल की कितनी एज है, मैं ऐसे इंडिविजुअल इंसान की एज काउंट करती हूँ। कभी भी पॉपुलेशन में एज काउंट नहीं होती है, वहाँ एज पिरामिड देखा जाता है। ये देखा जाता है कि अच्छा इतने से इतने एज ब्रैकेट में कितने लोग आते हैं, इतने से इतने एज ब्रैकेट में कितने लोग आते हैं इस पॉपुलेशन में, और इतने से इतने में कितने आते हैं, मतलब बड़े कौन है, बूढ़े कौन है, बच्चे कौन है, कितने कितने हैं, नंबर कितना है इनका, है ना। और इसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। तो इस एज ब्रैकेट को देखते हुए हमने क्या कर दिया कि इस एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हमने पॉपुलेशन के हिसाब से एक ग्राफ या फिर आप बोल सकते हो एक पिरामिड प्लॉट कर दिया। पिरामिड जो होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप दिमाग में आएगा आपके, जब पिरामिड नाम लेते हैं तो वो काइंड ऑफ एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जब हम एक पॉपुलेशन की एज के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अगर आप उसको प्लॉट करके दिखाना तो आप पिरामिड की फॉर्म में दिखा पाएंगे, ठीक है। तो पिरामिड हमारे पास में 3 शेप के होते हैं। एज पिरामिड कैन हैव 3 शेप्स। फर्स्ट इज पिरामिडल, सेकंड इज बेल शेप, थर्ड इज होता है अर्न शेप, ठीक है। पिरामिडल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में देखो एनसीईआरटी के अंदर भी 3 चीजें दे रखी है हमारे पास में, 3 पॉपुलेशन के एज पिरामिड्स है। पहला हमारे पास होता है एक्सपैंडिंग, दूसरा होता है स्टेबल, तीसरा होता है डिक्लाइनिंग। कभी भी हम किसी का नाम भी एक्सपैंडिंग दे रहे हैं, स्टेबल दे रहे हैं, डिक्लाइनिंग दे रहे हैं, वो किसके बेसिस पे दे रहे हैं, वो किसके बेसिस पे दे रहे हैं, हम इसके बेस के बेसिस पे, कि भाई अगर बेस एक्सपैंडिंग है, बेस अगर बड़ा है तो एक्सपैंडिंग, बेस और ये ऊपर वाला एकदम इक्वल इक्वल है तो स्टेबल, बेस कम है और ऊपर वाला ज्यादा है, फैला हुआ है, तो डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो बेस के बेसिस पर ही हमको इसको नाम दे रहे होते हैं। अब बेस के अंदर कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट में आते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब अभी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, नई पीढ़ी नहीं ला सकते हैं, नए बच्चे नहीं कर सकते, वो खुद ही बच्चे हैं अभी। रिप्रोडक्टिव फेज आती है हमारे पास में कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी नई नई शादी हुई है ना। आजकल तो बिना शादी के बच्चे हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ना। जिंदगी दुनिया ऐसी है महान। तो मतलब पर्टिकुलरली उनकी बॉडी के हिसाब से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शादी एंड ऑल, हम बात करें उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कि वो उस एज ब्रैकेट में आते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे। देन उसके बाद में वो बूढ़े लोग आते हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, उनसे हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि उनसे बच्चे हो, तो वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आ जाते हैं। अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, मतलब ऐसे बच्चे ज्यादा हैं जो मतलब बच्चे वाली कैटेगरी के अंदर है, वो रिप्रोडक्शन अभी कर नहीं सकते हैं बट करने वाले हैं नियर फ्यूचर, वो भी तो बड़े होंगे ना, वो नियर फ्यूचर करेंगे अपना, है ना। तो वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और रिप्रोडक्टिव जो होता है हमारे पास में वो कम है। तो ऐसे प्रकार की जो पॉपुलेशन होती है वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होती है, क्योंकि देखो नियर फ्यूचर के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव जो होंगे वो रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे, और प्री रिप्रोडक्टिव हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड ही करेगी आगे चलकर, है ना भाई। भाई वो नहीं होता कि वो एक कहावत होती कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ऐसा कुछ है ना। एक ऐसी कहावत होती है, इसका मतलब होता है पूत का मतलब होता है अपना बच्चा। अगर आप कैसे एक्सप्लेन करूं, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, सुनी होगी आपने, नहीं सुनी अपनी मम्मी दादी नानी किसी से पूछ लेना, है ना। उन्होंने डेफिनेटली सुनी होगी। उसका मतलब होता है कि एक छोटे बच्चे का ना आप फ्यूचर ऐसे पता लगा सकते हो कि उसकी एक्टिविटी से, ठीक है। या छोटा बच्चा छोड़ो, एक इंसान का आप फ्यूचर पता लगा सकते हो कि वो आज क्या कर रहा है। अगर आज वो अपना टाइम पास कर रहा है और डेली वो इसी तरीके से टाइम पास करता है तो आपको पता चल जाता है वो नियर फ्यूचर में भी यही करने वाला है अपने, है ना। वो बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज बनती है कि वो सुधर जाए। तो ऐसे होता है एक्सपैंडिंग है भाई। प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है, उस एज ब्रैकेट में ज्यादा है, तो वो कल को चलकर आगे चल के क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन वाली फेज में आएंगे। तो खुद ही वो इतने ज्यादा, तो इतने साथ में एक साथ में वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, तो हमारे पास में रिप्रोडक्शन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। रिप्रोडक्शन जो लोग जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चे उतने ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन और एक्सपैंड करेगी, इसलिए एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होता है। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या है कि भाई जितने ज्यादा रिप्रोडक्टिव है उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब आज जितने रिप्रोडक्टिव है उतने प्री रिप्रोडक्टिव है, तो कोई खास चेंज नहीं है, स्टेबल है, इक्वल है, तो वो पॉपुलेशन स्टेबल होती है, कोई खास नहीं। भाई आज मान लो कि 10 लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक जोड़ा जो है वो अपना 2 बच्चे पैदा कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि जो 10 कपल्स हैं वो 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना। हर एक कपल के 2 बच्चे हो रहे हैं। कल को चल के भी सेम ही 10 कपल होंगे, है ना, और ये भी 20 बच्चे पैदा करेंगे। ये 10 कपल जो होंगे वो प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके होंगे तब तक, तो वो भी 20 ही कर रहे होंगे, तो पॉपुलेशन स्टेबल है हमारी। डिक्लाइनिंग में क्या हो गया कि रिप्रोडक्टिव तो ज्यादा है बट ना तो प्री रिप्रोडक्टिव हमारे पास बढ़ रहे हैं, ना तो हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव कम हो चुके हैं हमारे पास में, कि अब जो आने वाली पीढ़ी होगी वो जो बच्चे पैदा करेगी वो कम करेगी। जैसे कि हमारे पास में अभी देखते हैं कि बहुत पुराने जमाने में दादी नानी हुआ करती थी, वो क्या है ना कि वो दर्जन दर्जन बच्चे पैदा करती थी। अब देख लो, बहुत लोगों को देखा होगा आपने, आपकी फैमिली में भी होगा, नहीं है तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई इसके तो ना 10 बच्चे थे, इसके तो 9 बच्चे थे, या इसके तो किसी किसी के 12 बच्चे भी होते हैं।
तो इतने इतने बच्चे पहले पैदा होते थे भाई। आजकल क्या हो गया, आजकल क्या हो गया, लोगों ने बच्चे करना कम कर दिया है ना। धीरे धीरे लोग 4 पे आ गए, 3 पे आ गए। आजकल क्या है, आजकल लोग एक ही करते हैं मैक्सिमम, या तो 2 कर लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो अभी क्या हो गया, आजकल के लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन को कम करने में या पॉपुलेशन को स्टेबल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए और आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए, तो उस टाइम पर अगर हम बच्चे होते, तो पुराने जमाने वाली औरतों को हम क्या सोचते कि हाँ वो तो रिप्रोडक्टिव फेज में, और आज हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज में। तो रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो लोग हैं वो तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले फेज वाले लोग हैं, जैसे कि तुम लोग जब बच्चे थे तो तुम ये सोच रहे थे कि भाई हम भी कभी उस फेज में आएंगे, लेकिन तुम आए थे तब तक क्या हुआ कि हम दो हमारा दो का नारा लग गया सरकार की तरफ से, तो तुमने क्या करा, हम दो हमारा एक या हम दो हमारा दो करना शुरू कर दिया। तो पॉपुलेशन तुमने जाके बढ़ाई नहीं, तुमने जाके कम करने की कोशिश करी। तो दिस इज द डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये अर्न शेप का एक पिरामिड होता है हमारे पास में, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की भी होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं कि देखो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो भी पॉपुलेशन के अंदर ही ऑब्वियसली काउंट की जाती है, इसका नाम ही पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन का जो साइज होता है गिवन एरिया के अंदर, उसी को हम बोल रहे होते हैं टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर साइज, भाई कितना साइज है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन का साइज आप कैसे मेजर कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि भाई इस एक सोसाइटी के अंदर इस सोसाइटी का साइज कितना होना चाहिए, इस पॉपुलेशन का कितना साइज होना चाहिए। पॉपुलेशन के साइज को आप कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, कि भाई ये इंडिविजुअल कितने ज्यादा हैं। अगर 100 लोग हैं तो भाई बहुत ज्यादा हैं, 50 है तो कम है, ऐसे तो करते हो। नंबर से आप काउंट कर सकते हो कि साइज कितना है पॉपुलेशन का। और मान लो कि कहीं पर नंबर नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी चीज है जहां पर हम बायोमास कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से कि प्लांट, प्लांट जो होता है हम उसका नंबर भी वैसे काउंट कर सकते हो, प्लांट का बायोमास भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनसे बायोमास निकलता है। आप बायोमास भी देख सकते हो, तो अगर आप बायोमास के हिसाब से मेजर कर सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो उससे भी कर सकते हो, नंबर से भी कर सकते हो, परसेंट कवर से भी कर सकते हो। परसेंट कवर का मतलब होता है कि अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कितना कितना परसेंटेज कवर कर रही है पूरे एरिया में, पूरा एरिया के अंदर, गिवन एरिया के अंदर कितना परसेंट वो खुद कवर कर रही है, तो वैसे भी अपन मेजर कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, उसका साइज कितना है। ऑल्दो वैसे क्या होता है कि जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर यानी नंबर के फॉर्म में इसको मेजर करना इज द मोर रेलेवेंट थिंग या मोर अप्रोप्रिएट मेजर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है वो मीनिंगलेस भी होता है, मतलब अगर आप चाहे नंबर काउंट कर लो लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, या आप नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना दैट कैन बी वेरी मीनिंगलेस। ठीक है, वो बहुत मीनिंगलेस हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा डिटरमाइन करने के लिए। कैसे होता है बताती हूँ। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास में 200 पार्थेनियम प्लांट है, एक जगह पे 200 पार्थेनियम प्लांट पड़े, तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ यहाँ पे 200 पार्थेनियम प्लांट पड़े, मैंने गिन लिए जाके। और एक हमारे पास में दूसरे एरिया के अंदर क्या है, एक बनियन ट्री है। एक बनियन ट्री, पता है बनियन ट्री कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा विशाल बरगद का पेड़, और उसके सामने कहाँ चुन्नू मुन्नू, कहाँ ये पार्थेनियम प्लांट। तो अगर नंबर ऑफ पार्थेनियम प्लांट मैं बोल सकती हूँ इस पॉपुलेशन के अंदर, नंबर से अगर मैं पॉपुलेशन का साइज मैनेज मतलब दोनों का कैलकुलेट कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ नंबर के हिसाब से पॉपुलेशन का साइज, तो मैं बोलूंगी कि भाई नंबर यहाँ पर ज्यादा है तो पॉपुलेशन साइज इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मीनिंगलेस है, यहाँ पर आप पॉपुलेशन का साइज नंबर के हिसाब से काउंट करोगे तो मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चलो यहाँ पर तो आपने काउंट कर लिया कि ठीक है यहाँ पर तो नंबर ज्यादा है इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ अगर आप पॉपुलेशन का साइज उसके नंबर के हिसाब से काउंट करने लग गए तो फिर तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। एक बनियन ट्री है, एक बनियन ट्री का पॉपुलेशन साइज आप क्या बोलोगे, क्या मतलब पॉपुलेशन साइज आपने कैसे कैलकुलेट करा, कैसे मेजर करा, नंबर से कैलकुलेट करा। नंबर तो एक ही था, एक ही तो पेड़ था, ये क्या पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली तुमने। तो कोई पूछेगा चलो उस स्पीसीज का हमें पॉपुलेशन डेंसिटी लाके दो, तुम बोलोगे एक, ये क्या मतलब भाई, तुमने तो नंबर के हिसाब से मेजर कर दिया कि हमने तो नंबर के हिसाब से मेजर करा है, एक ही था वहां पर तो बनियन ट्री, तो दैट इज वेरी वेरी मीनिंगलेस। तो हम वहां पर क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, हम वहां पर कुछ और यूज कर रहे होते हैं, देखते क्या। Number of Parthenium plant is too high and population density in terms of number is too high. Population density ज्यादा है obviously क्योंकि number of plants ज्यादा है। यहाँ बात करते हैं कि ये बनियन ट्री बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत ज्यादा है, नंबर ज्यादा नहीं है, साइज बहुत बड़ा है। इतना बड़ा साइज है कि अगर ये खुद इतना बड़ा होगा तो इसकी छाया में जो छोटे 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 पौधे होते हैं ना, वो बहुत सारे पौधे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ये अकेला इतने सारे पौधों को कवर कर सकता है, इतना बड़ा है ये। तो यहाँ पर इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है लेकिन नंबर के हिसाब से वेरी वेरी लेस। ठीक है, इवन आफ्टर द इनॉर्मस रोल ऑफ द बनियन ट्री इन द कम्युनिटी, यहाँ पर इसका नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में बहुत कम है, हालांकि इसका रोल बहुत तगड़ा है।
पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर। तो समटाइम्स फॉर सम इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कैन आल्सो वर्क। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि मान लो कि हम तालाब में चले गए, ठीक है, हम पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते हैं। आप ये बताओ कि हम तालाब में तो चले गए, अब तालाब में मछलियां होती है बहुत सारी, है ना, हम मछुआरे हैं, ठीक है, हमें क्या करनी है, हमें ये जानने की एकदम चुल मच गई, क्योंकि हम इकोलॉजी पढ़ के आए थे एकता मैम की क्लास से, हमें चुल मच गई कि इस तालाब में कितनी मछलियां होंगी। पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते हैं, इस तालाब की पॉपुलेशन साइज को काउंट करने की कोशिश करते हैं, मछलियों का नंबर काउंट करने चले तुमसे काउंट हुआ नहीं, क्योंकि हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी चीज है। तो वहां पर ऐसा नहीं कि तुम्हें एब्सोल्यूट पता चल जाएगा, ओके यहाँ पर तो 100 मछलियां विराजमान हैं, ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें इतने बड़े तालाब के अंदर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर कितनी मछलियां हैं? कैलकुलेट करने के लिए आपको लगती है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आप लेंगे अपना वो नेट लेकर आप एक जगह मारोगे, एक जगह मानो इतने एरिया के अंदर आपका नेट बिछा और इतनी सी मछलियां आ गई, तो आपने वो एरिया मेजर कर लिया कि यार ये एरिया कितना मीटर स्क्वायर था या कितना पर्टिकुलर एरिया था, उस एरिया के अंदर कितनी मछली आई। तो आप एक अनुमान लगाते हो, एक रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हो कि भाई इतने एरिया में अगर 10 मछलियां मैंने पकड़ी अपने नेट के अंदर, दैट मीन्स कि इतना अगर एरिया और मैं ले लूं तो और 10 मछलियां आ जाएंगी। अनुमान लगाने, गेस कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जगह कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जहां पर हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन नहीं निकाल सकते हैं, वहां हमें रिलेटिव निकालना पड़ता है। रिलेट करा ना हमने कि इतने मीटर स्क्वायर एरिया में 10 अगर मछली हैं तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया में भी इतनी होंगी, या उसके हिसाब से रिलेट करें कि इतने में इतना हो तो उतने में उतना। तो ये रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी वर्क कर सकती है कुछ कुछ जगहों पे। नाउ हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगर पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ाए ही ना तो चलेगा कैसे? यहाँ से सवाल बड़े आते हैं, यहाँ की इक्वेशन और यहाँ के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो पॉपुलेशन का जो साइज होता है ना, फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्पेसिफिक पैरामीटर। स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, हमने बोल दिया कि हाँ इतना ग्रोथ है, इतना साइज है पॉपुलेशन का तो इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। पॉपुलेशन का साइज हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। अब अपने आसपास ही देख लो, कितने लोग तो हर दिन कितने लोग बर्थ लेते हैं, कितने लोग डेथ होती है कितने लोगों की। अगर हम ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की बात करें इस धरती के ऊपर कंप्लीट, तो आप सोचो पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, आपको तो पता भी नहीं कि आज कितने लोग मर चुके होंगे, आज कितने लोगों ने बर्थ ले लिया होगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आज कितने लोग अपने ओरिजिनल शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाके बस चुके हैं, इमिग्रेशन हो चुका है उनका उस शहर के अंदर। या आपको ये भी नहीं पता है कि आज कितने लोग मेरे खुद के शहर में दूसरे शहर से आए होंगे माइग्रेट करके, तो आपको नहीं पता। हाँ जी, माइग्रेट करना भी पॉपुलेशन की नंबर को, पॉपुलेशन के साइज को जो है वो बताता है। माइग्रेशन करने से भी क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो इंक्रीज डिक्रीज का पता चलता है माइग्रेशन करने से भी। क्योंकि माइग्रेट अगर इंसान कर गया, वो कह रहा है मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं, वही दिल्ली का आदमी बैंगलोर जाके शिफ्ट हो रहा है, वो कह रहा है मैं दिल्ली में रहूंगा ही नहीं, बैंगलोर में रहूंगा, तो उसने अल्टीमेटली क्या कर दिया, करा तो उसने माइग्रेट ही है ना, वहां से निकल के वहां चला गया अपने हैबिटेट को छोड़कर, तो पॉपुलेशन वहां की इंक्रीज हो गई, यहाँ कम हो गई। तो ये होता है हमारा माइग्रेशन बेसिकली। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी जो होता है इट इज नॉट स्पेसिफिक, कि कोई स्पेसिफिक चीज है कि आज है उतनी हमेशा रहेगी, ये बढ़ती घटती रहती है। और इसको बढ़ाने और घटाने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहली चीज, अगर हम बढ़ाने की बात करें तो आपको पता है कि अगर इस पॉपुलेशन में नए लोग पैदा हो जाएंगे, यानी जिनका बर्थ हो जाएगा, जिनकी नेटेलिटी हो जाती है या बर्थ हो जाता है, तो वो लोग आके मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेटेलिटी क्या होती है? रेफर्स द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी में जितने लोग ऐड हुए हैं वो होती है नेटेलिटी। मोर्टेलिटी इसकी जस्ट उल्टी होती है। मोर्टेलिटी क्या होगी कि भाई नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने तो डेथ हुई, कितने बर्थ हुए। मान लो कि आपको 5 साल की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, आज से पिछले 5 साल का आप डेटा लेकर आते हो कि भाई पिछले 5 साल के अंदर, 5 साल मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कितने तो बर्थ हुए, कितने डेथ हुई। अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग इंक्रीज हुए हैं, कितने लोग डिक्रीज हुए हैं। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगी पिछले 5 सालों में क्या क्या रही है। इमाइग्रेशन, इन ऐसे याद रखो, इन मतलब अंदर आना, इमाइग्रेशन मतलब अंदर की साइड आ रहे हैं, दैट मींस पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर घुस रहे हैं, इंक्रीज करें। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है और हम तो चलो दिल्ली में रहते हैं और हम घूमने गए थे कहीं
मनाली घूमने गए थे, वहां पर हमें कुत्ता पसंद आ गया या हमें कोई और ऑर्गेनिज्म पसंद आ गया, कोई बर्ड पसंद आ गया और हमने ठाना कि भाई ठीक है इनको हम हमारे घर में पालेंगे, तो आप उस बर्ड को या उस कुत्ते को या जिसको भी आप चाहते हो पालतू बनाना अपने लिए, खुद के लिए, है ना, तो आप उस पेट को ले आते हो अपने यहाँ, ठीक है, अपने घर पे दिल्ली ले आते हो, मनाली से दिल्ली लेके आए हो तुम सोच रहे हो हमने तो पॉपुलेशन बढ़ा दी, नहीं भाई तुमने नहीं बढ़ाई, तुम सेम स्पीसीज नहीं लेकर आए हो, जब तक हम सेम स्पीसीज को एंटर नहीं करवाएंगे तब तक हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो अगर आप चाहते हो पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो आप सेम स्पीसीज अपने वाले जैसे ही एक ऐसा इंसान लेकर आओ, इंसान को लेकर आओ, एक बच्चे को गोद लेकर आओ, तब हम मानेंगे कि हाँ पॉपुलेशन आपने इंक्रीज करवाई है। तो इन माइग्रेशन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट केम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से आए हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। ई माइग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, मतलब उस पॉपुलेशन डेंसिटी को एग्जिट करके किसी ने कोई गया होगा, नेगेटिव आया वहां पर, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। सेम चीज की नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन समवेयर, उन्होंने अपना हैबिटेट छोड़ दिया और कहीं और चले गए हैं। तो ये होता है पॉपुलेशन का डेंसिटी, जिस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं नेटैलिटी इसको इंक्रीज करती है, इमाइग्रेशन इसको इंक्रीज करता है। मोर्टेलिटी जिसमें लोगों की डेथ होती है, और ई माइग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, ई माइग्रेशन और मोर्टेलिटी ये डिक्रीज करती है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को। ये आपको समझ में आ चुका है। अब अपन एक मैथमेटिकल लॉजिक लगाते हैं कि अरे यार मैडम हम तो फिजिक्स से तंग आ गए थे, मैथ्स हमने इसलिए तो नहीं ली क्योंकि बायो में मैथ्स आती है, बायो में मैथ्स नहीं आती, हमें तो बायो पसंद थी, हमने मैथ्स इसलिए छोड़ दी, लेकिन क्या करें अब, है ना, मैंने भी तो ले ली, मैंने भी तो बायो ली, लेकिन मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है अभी, देखो मैथ्स है ना, मुझे भी मैथ्स पसंद नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी मैथ्स से पढ़ लेते हैं। अपन इसको थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिकल फॉर्मूला में डिनोट करते हैं कि देखो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, लेट्स से हम टाइम मान के चलते कि टाइम टी के ऊपर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी एन, कैपिटल एन, और वही जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो आज मेरे पास है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है आने वाले टाइम में या घट जाती है। देखो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, या तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो सकती है या तो बढ़ सकती है। कम कब होगी? जब डेथ हो जाएंगी, ई माइग्रेट हो जाएगा, या बढ़ कब जाएंगी? जब हमारे पास लोग एंटर कर जाएंगे, इम माइग्रेशन कर जाएंगे, या फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है नियर फ्यूचर में। तो आज का पर्टिकुलर जो टाइम टी है उसके ऊपर पॉपुलेशन को अपन मान लेते हैं एन टी, और आज से आने वाले टाइम बाद जैसे कि t+1 टाइम के ऊपर उसकी डेंसिटी हो जाती है एन t+1, विच वी डोंट नो, वो घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स को घटाएंगे बढ़ाएंगे? मान लो आज से t+1 के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी ये है, तो ये कैसे हो सकती है? या तो बढ़ सकती है तो घट सकती है। ओरिजिनल पॉपुलेशन में से या तो बर्थ हो सकता है या तो डेथ हो सकती है। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन जो अभी के टाइम पर मेरे पास है, इसके अंदर इसको बढ़ाने के लिए अगर आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ती है तो बढ़ाने के लिए दो फैक्टर, बर्थ और इमाइग्रेशन, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे भाई ये तो पॉपुलेशन बढ़ाने के काम आते हैं। और जिसको घटाना होगा वो कौन आएंगे? दो फैक्टर आएंगे, डेथ और ई माइग्रेशन। ये दो फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन को घटाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास में, है ना। तो ये हमारे पास में दोनों को हम कैलकुलेट करके चलते, दोनों को हम यहाँ पर डाल के रख रहे हैं कि भाई अगर बढ़ना होगा तो इस फैक्टर से बढ़ेगा, घटना होगा तो इस फैक्टर से घटेगा। आई बात समझ में? तो आने वाले टाइम t+1 टाइम के अंदर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें ये चेंजेस हो सकते हैं या तो ये चेंजेस हो सकते हैं, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ्स एंड डेथ्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको पता है नॉर्मल कंडीशंस जब तक की हम बात करते हैं जहां पर कोई भी लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सिटी के अंदर हैं, जो कि एक बहुत नॉर्मल कंडीशन होती है। इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारे पास में इन चारों फैक्टर में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने में, तो क्या होता है? बर्थ और डेथ। बर्थ और डेथ ये मेजर फैक्टर्स होते हैं। इम माइग्रेशन और ई माइग्रेशन आर नॉट द मेजर फैक्टर, ये तो बस है, बट ये बहुत मेजर फैक्टर्स नहीं है पॉपुलेशन के लिए। ज्यादा मेजर फैक्टर हमारे पास में बर्थ और डेथ होता है, जो कि एक फिक्स्ड चीज है, जो कि होगी उस पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन माइग्रेशन इज नॉट अ फिक्स चीज, वो कोई फिक्स नहीं कि भाई हाँ ये लोग जाएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से कि इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमाइग्रेशन मे कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली देन बर्थ। मान लेते कि हमारे पास में एक ऐसी पॉपुलेशन अभी भी बनी है या एक नया नया हैबिटेट बना है जहाँ पे पहले कभी नहीं कोई रहता था, अभी वो बना ही है नया नया, तो अभी वहां पे लोग आकर रहेंगे बाहर से। भाई मान लो कि तुम जिस भी सिटी में रहते हो, है ना, लेट्स से कि मैं जयपुर में रहती हूँ, जयपुर में एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग नहीं अभी रहते हैं, वहां पर एकदम से सुनसान है, सब कुछ पेड़ जंगल हुआ करता था पहले, अब उसको साफ करा गया है, उसमें घर बनाए गए हैं, लोगों ने, बिल्डर्स ने घर बनाए हैं।
अब उनमें से कोई एक घर मुझे पसंद आ गया तो मैं अपना बोरिया बिस्तर लेऊंगी और वहां पे चली जाऊंगी। तो मैंने क्या कर दिया, इमाइग्रेशन एक तरीके से, जयपुर की पॉपुलेशन बढ़ा दी मैंने। तो वहां मैंने पॉपुलेशन बढ़ा दी क्योंकि मैंने वहां कॉलोनाइज, मतलब वहां पे कॉलोनी बनाई जाके, वहां पे पहले बनी हुई नहीं थी। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कौन सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर हुआ हमारा इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन। लेकिन अगर नॉर्मल ओरिजिनल पॉपुलेशन है, अपन घर में ही बैठे हैं, हमारी खुद की सिटी में बैठे हैं, हमें कहीं नहीं जाना आना, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन को इंक्रीज डिक्रीज करने का मेजर फैक्टर कौन होता है, बर्थ एंड डेथ। ठीक है, नए कॉलोनाइज्ड के अंदर इमाइग्रेशन हो सकता है हमारा मेजर फैक्टर। अब आता है ग्रोथ मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से सवाल आता है ग्रोथ मॉडल में। ग्रोथ मॉडल हमारे पास दो प्रकार के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। देखो लॉजिस्टिक के नाम में ही लॉजिस्टिक आ रहा है, दैट मींस यहाँ कुछ तो लॉजिक है। लॉजिक है मतलब बहुत ज्यादा ट्रू मॉडल्स यही होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब आपको एकदम एक्सपोनेंशियली आप भयंकर वाले ग्रो कर रहे हो, ऐसा क्या आप रुक ही नहीं रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, या आप ग्रो करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो। ये तभी होता है जब अनलिमिटेड फूड मिलता है, अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। आज के टाइम पर क्या हमारे पास अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड रहने की जगह है, हम कहीं पर भी मुंह उठा के चले जाएंगे? नहीं, आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो लोग सोच समझ के बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं आज के टाइम पे? क्यों बोल रही सरकार कि भाई 2 बच्चे करो, हम 2 हमारे 2 हम 2 हमारा 1? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग फूड मटेरियल नहीं बढ़ रहा। बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो उन बच्चों को पालना भी तो पड़ेगा तुमको, उनको पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन दिलानी पड़ेगी, पालना पड़ेगा, खाना खिलाना, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट खाना खिलाना पड़ेगा, और उनको रहने की जगह देनी पड़ेगी। ना तो तुम्हारे पास रहने की जगह, क्योंकि इतने बड़ा घर कहाँ से लाओगे तुम, है ना? क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ आ जाती है ना, यहाँ पे सोशल साइंस में अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आ जाती है सारी चीजें, इकोनॉमिक्स आ जाती है यहाँ पर। तो फिर फूड नहीं है आपके पास उस बच्चे को फीड कराने की, तो बच्चा खुद ही मर जाएगा। तो बच्चा या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकता है बहुत ज्यादा, जब उसके पास रहने और खाने के लिए बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्पेस हो, है ना? अभी मैं तुम्हारे फोन के अंदर 1 GB डेटा डलवाऊं अगर, है ना, मैं क्यों डलवाऊं वैसे 1 GB डेटा अगर मैं तुम्हारे फोन में डलवाऊं, तो तुम्हें पता है कि मेरे पास बहुत लिमिटेड सा नेट है यार, मैं तो इसको यही यही यूज करूंगा, मैं तो एक मैम की क्लास देख लूंगा, इससे बेटर तो मेरे लिए यूजफुल ज्यादा रहेगी। मन तो तुम्हारा बहुत है यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने का या इंस्टाग्राम चलाने का, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप को रोक के रखा। लेकिन वही कोई और बच्चा जिसके घर में वाईफाई लगाया हुआ है, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है उसको, तो वो तो टाइम वेस्ट करेगा ही, उसके हाथ में तो कभी भी फोन आए एकदम तुरंत स्क्रोल होगा, क्योंकि वो सोचेगा ही नहीं उस चीज के बारे में। लेकिन वही तुम्हारे फोन के अंदर तुमने वो मैसेज देख लिया कि 90% नेट टुडे एग्जॉस्टेड, तो तुम्हारा मन करेगा क्या कि भाई मैं जाके देखूं? तुम्हारा मन करेगा हाँ ठीक है यार बचा लेते, इतना सा नेट तो कभी तो काम आएगा पूरे टाइम में, है ना, पूरे दिन में काम आएगा, क्योंकि और तो हमें डेटा मिलने नहीं वाला। तो वही होता है हमारे पास भी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तभी होता है, ज्यादा यूज किसी चीज का या ज्यादा ग्रोथ तभी होती है जब हमारे पास अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस होता है। लॉजिस्टिक के अंदर लॉजिकल चीजें होती है। देखो अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या होता है, लिमिटेड फूड एंड स्पेस की प्रैक्टिकली दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि लिमिटेड ही है हमारे पास सारी चीजें, तो वहां लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल चलता है। इसको हम बोलते हैं वर्नस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस है, इनको डिराइव करने की भी बहुत बहुत टेक्निक्स होती हैं, बस उसके अंदर हमें नहीं जाना है, आप इक्वेशन को याद रखो। dn by dt इज इक्वल टू rn हमारे पास में होता है। dn by dt हमारे पास में क्या होता है, चेंज इन नंबर हमारा जो होता है पॉपुलेशन के अंदर, है ना, पॉपुलेशन में नंबर कितना चेंज हुआ और उस पॉपुलेशन में जो नंबर चेंज हुआ उसकी रेट क्या है ना, वो होता है dn by dt। और dn by dt यहाँ पर rn के इक्वल है और यहाँ पर rn k माइनस एन अपॉन के इक्वल है। r क्या होता है यहाँ पर r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये कहाँ से आया है, ये अगर आप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देना चाहूँ तो ये इसी इक्वेशन से आया सब कुछ। ठीक है, देखो t+1 टाइम के ऊपर ये पॉपुलेशन थी, एन टी टाइम पर ये मेरे पास पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ ना, इसको क्या करती हूँ, इसको इधर लेकर आती हूँ। तो t+1 जो टाइम था हमारे पास में उसकी पॉपुलेशन में से मैंने ये चीज माइनस करी। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने क्या करा कि भाई चेंज इन जो पॉपुलेशन होता है वो पॉपुलेशन का चेंज कैसे आता है, बर्थ और माइनस डेथ। मैं ऐसा कर सकती हूँ मेजोरिटी के अंदर। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन को मैं मानती हूँ कि भाई बहुत रेयर में होता है, बहुत कम होता है, तो चलो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो आप मान सकते हो कि ये फॉर्मूला इसकी इक्वल है ना, इतनी मैथ तो आती है आपको। तो b माइनस डी जो है वो बेसिकली हमारे पास इस तरीके का कुछ होता है। अब आप क्या बोलते हो कि देखो पॉपुलेशन की जब आप बात करते हो, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन की जब आप बात करते हो तो आप बर्थ रेट की बात करते हो, आप केवल बर्थ की बात नहीं, आप नेटेलिटी की बात नहीं कर रहे हो। ये नेटेलिटी है, कैपिटल बी से डिनोट करिए, नेटेलिटी है, बर्थ है। आप बर्थ रेट की बात करते हो जब आप पॉपुलेशन में चेंज की बात करते हो। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है,
बर्थ रेट का मतलब भाई ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी उसके ऊपर कितने एक्स्ट्रा बर्थ हुए, वही तो होती है बर्थ रेट, जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, अभी भी ऊपर बताया था मैंने। तो आप यहाँ पर बर्थ रेट लिखोगे कि एन टी प्लस वन माइनस एन टी इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस सॉरी बर्थ माइनस ये डेथ जो आपने लिखा, तो आप ये इनअप्रोप्रिएट है, आप ये ऐसे नहीं लिख सकते आप पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन के लिए हम केवल बर्थ और केवल डेथ वर्ड यूज नहीं करते हैं, रेट यूज करते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हम रेट यूज कर रहे होंगे, बी माइनस डी यूज कर रहे होंगे, इसको स्मॉल डी हम यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली बी क्या है, कैपिटल बी अपॉन एन, है ना। तो हम यहाँ पर कैपिटल बी की जगह बी मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैं बी मल्टीप्लाई बाय एन लिख दूं, यहाँ पर मैं बी मल्टीप्लाई बाय डी लिख दूं, है ना। बी को मैंने कॉमन ले लिया, है ना, हमारे पास में बी जो होता है वो कॉमन आ जाता है। क्या ले लिया हमने, एक सेकेंड रुको, एन सॉरी एन गलत लिख दिया, एन टी प्लस वन इज इक्वल माइनस एन टी इज इक्वल टू बी माइनस टी, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर एन से, तो हमारे पास में रेट आ जाएगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल बी जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल बी अपॉन एन। तो कैपिटल बी को मैं एन बी ऐसा लिख सकती हूँ। ऐसे ही मेरे पास में डेथ रेट आ जाएगी कि भाई उसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, डेथ मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन ऐसा लिख सकती हूँ। तो उसी चीज को हमने इस फॉर्मूला में पुट करा कि भाई देखिए हमने ऐसा कर दिया है कि b माइनस डी नहीं लिख रहे हैं हम, है ना। b माइनस डी की जगह पर मैं ये ऐसा लिख रही हूँ कि b की तो वैल्यू मैं रख रही हूँ हमारे यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय n, और d की वैल्यू रख रही हूँ मैं हमारे पास में d मल्टीप्लाई बाय n। तो मैंने n को क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया, और b माइनस डी कर लिया, b माइनस डी, ये n मैंने कॉमन ले लिया। आई बात समझ में। तो चेंज इन पॉपुलेशन जो होता है हमारे पास में b माइनस डी मल्टीप्लाई बाय n होता है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करें अगर, तो हमारे पास में चेंज इन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन में चेंज होने का जो भी रेट होता है दैट इज आर। तो यहाँ पर आर को हम क्या बोल रहे हैं, बी माइनस डी ही बोल रहे हैं। बी माइनस डी एक इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। बी का मतलब होता है हमारे पास में कितनी बर्थ रेट है और कितनी डेथ रेट है, दोनों को आप माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, सब कुछ पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पर इसके कुछ डेटा दे रखे कि नॉर्वे रैट जो होता है, नॉर्वे रैट जो होता है, इसके डेटा कुछ याद कर लो आप, ठीक है। नॉर्वे रैट जो होता है हमारे पास में उसका है 0.015, यानी 0.015 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1.5% ही आपका कोई जो रैट होता है वो वहां पर ग्रो कर पा रहा है हर साल उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, 1.5%। वैसे आप देखोगे यहाँ पर फ्लोर बीटल जो होता है उसकी 0.12 है, दैट मीन्स हर साल अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 12% ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में। 12% किसको बोलते हैं, 12% हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में 1981 में देखा गया था आर की वैल्यू हमारी जो थी वो 0.02 थी। तो लगभग 2% हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो हर साल इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डेटा है जो हम आर से निकाल सकते हैं। तो आर बेसिकली इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। और हर इंसान चाहता है कि उसका ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा हो। भाई हम भी तो चाहेंगे ना हमारी स्पीसीज ज्यादा ग्रो करेगी तो अर्थ के ऊपर हम रहेंगे। हमारी स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जाएगी तो हम भी डायनासोर की तरह एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो भाई हर कोई चाहता है उसका आर ज्यादा हो। आर मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ज्यादा हो, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो। आर मतलब ये परसेंटेज ज्यादा आना चाहिए। जैसे कि फ्लोर बीटल के लिए 0.12 आ रहा है, 12% ग्रोथ कर रहा है हर साल, हम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 2%। हम चाहते हैं हम और ग्रोथ करें। तो हर एक पॉपुलेशन या हर एक स्पीसीज चाहती है उसका आर ज्यादा हो, ठीक है। और एक और चीज को कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर ऐड करूं तो जैसे कि आपको पता है डार्विन ने पूरा एक्सपेरिमेंट करा, पूरा गैलापागोस आइलैंड पे घूम के आया, उसने नेचुरल सिलेक्शन का पूरा थ्योरी बताया ना। नेचुरल सिलेक्शन में उसने ये बताया कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो केपेबल होता है, ठीक है। और नेचर जो है, अगर नेचर ने सिलेक्ट कर लिया तो अब तुम रिप्रोडक्टिव फिटनेस में आ चुके हो कि अब तुम फटाफट रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो डार्विन का बात यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी आती है कि भाई डार्विन की बात को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा करें रिलेट, तो डार्विन भाई साहब अल्टीमेटली ये कहना चाहते थे कि हर पॉपुलेशन जो होती है ना वो अपना आर इंक्रीज चाहती है, और जिसका आर ज्यादा होगा नेचर उसको सिलेक्ट करेगी, क्योंकि आर ज्यादा है दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है। रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आर ज्यादा मतलब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट ज्यादा, रिप्रोडक्शन फिटनेस ज्यादा, और जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा नेचर उसको
सिलेक्ट कर लेती है। तो नेचुरल सिलेक्शन अगर किसी को चाहिए है तो उसको आर अपना ज्यादा करना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहां पर। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन में भी ये चीज ऐड होती है। इसके अलावा इसका कर्व जब हम देखते हैं वो जे शेप कर्व आता है, और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को जब हम लिखते हैं लॉग वॉग लगा के आप लिखोगे तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। कहाँ से आया? अगेन ये पूरा का पूरा यहीं से ही डिराइव होगा सब कुछ। डेरिवेशन है इसका कंप्लीट आगे बहुत ज्यादा, अभी अपन को नहीं जाना उस डेरिवेशन पे। ध्यान रखो कि इसका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है। एन टी टाइम पर जो इसका पॉपुलेशन होगा, कुछ पर्टिकुलर टी टाइम जो हमें नहीं पता कौन से पर्टिकुलर टी टाइम पर, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉपुलेशन होगा इज इक्वल टू जो आज के टाइम पे पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन एन नॉट, ठीक है, वो टाइम 0 के ऊपर पॉपुलेशन। इसको हम करते हैं ई से। ई जो होता है आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, और इसकी पावर होती है आर टी, ठीक है। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो अब जब हम इसका कर्व देखते हैं, जे शेप कर्व, या आप ए कर्व देख पा रहे हैं, ये वाला कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ग्राफ आता है, क्वेश्चन आता है। इसका कर्व क्या बोलता है, ये देखिए, एक साइड लिख रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक साइड लिख रखा है टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन का साइज कितना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप देखो धीरे 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 स्टार्टिंग में तो हल्की हल्की ग्रोथ हो रही थी, अब देखो कितना तेज ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में जब हल्की ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं लैग फेज, जो बोलते हैं ना आप सेशन अगर हम लाइव लेते तो लैग होता है, अटकता है बीच बीच में, ग्रोथ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्टिंग में ग्रोथ हुई, लैग फेज। एकदम से इसको बहुत ज्यादा फूड स्पेस सब कुछ मिलने लग गया, इसकी ग्रोथ रुक ही नहीं रही, अब देखो कितना फास्ट चला गया ऊपर तक, एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। इसका इक्वेशन हमारे पास में dn by dt इज इक्वल टू आर एन होता है, और अगर इसी इक्वेशन को अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो आप बोल सकते हैं nt इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी, आई बात समझ में? हमारे पास में कुछ इस तरीके से चीज हो जाती है। इसके साथ साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक लाइन है यहाँ पर देखिए, के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एक एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। नेचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, भाई मैं तुम लोगों को इतना ही वहन कर सकता हूँ, इतना ही सक्षम हूं मैं तुमको सहन करने में, इससे ऊपर अपना नंबर बढ़ा लिए ना तो मुझसे मत एक्सपेक्टेशन रखना तुम कि मैं तुम्हें फूड रिसोर्सेज सब कुछ दे पाऊंगा। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है नेचर की, ठीक है। तो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को भी ये वाला ग्राफ क्रॉस करता है, उस कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा ग्रो करता है। भाई एक कमरा है, लेट्स से उस कमरे के अंदर सिर्फ 10 लोग आ सकते हैं, हमने जबरदस्ती उसके अंदर 20 लोग घुसा रखे हैं और हम और घुसाने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल। कि वो देखो वो तब हो सकता है अगर आप उस छोटे से कमरे के अंदर, जो उस कमरे की वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी इतनी थी कि वो 10 लोगों को ही रख सकता है, अगर आप 20-30 लाने की कोशिश कर रहे हो तो गलती तो वैसे आपकी है, लेकिन अगर आप 20-30 घुसा पा रहे हो दैट मीन्स कमरा जो है कहीं ना कहीं एक्सपैंड तो कर रहा होगा, कमरा एक्सपैंड कर रहा होगा, तभी आपने और लोगों को इंक्लूड करा यहाँ पर। तो वही होता है कैरिंग कैपेसिटी, एक नेचर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो किसी भी हाल में। लेकिन यहाँ जाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल चीज ही नहीं है, वो तो बस हम सोच रहे हैं दिमाग के अंदर, हाँ ऐसा ऐसा होता है। जब हमारे पास फूड और स्पेस अनलिमिटेड होता है तो लोग बहुत ग्रो करते हैं, और ये देखो इतना ग्रो कर रहा है कि भाई इसका ग्राफ जो है वो नीचे ही नहीं आ रहा है, एकदम टॉप पे जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है जिसमें लिमिटेड फूड एंड स्पेस मिलता है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसके इक्वेशन और उसके इक्वेशन में जरा सा चेंज है। dn by dt इज इक्वल टू आर एन सेम है, k माइनस एन अपॉन के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी ओरिजिनल जो कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के बिहाफ पर अगर आप देखोगे, उस कैरिंग कैपेसिटी के रिलेटिव में अगर आप देखोगे तो कैरिंग कैपेसिटी जितनी टोटल थी, मैक्सिमम जितने लोग आ सकते थे, माइनस कितने अभी लोग हैं, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं यहाँ पर, है ना, ये समझ जाओगे आप। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कैरिंग कैपेसिटी वाला टर्म यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पर एक कैरिंग कैपेसिटी जैसा रूल लागू होता है। यहाँ तो कैरिंग कैपेसिटी के तो धज्जियां उड़ा दी, वहां कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि भाई इनके पास इतना सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है कि कैरिंग कैपेसिटी का करेंगे क्या ये। यहाँ इनके पास कैरिंग कैपेसिटी है, तो इस कैरिंग कैपेसिटी का यूज करते हुए k माइनस एन अपॉन के हम एक और टर्म यहाँ पर यूज करते हैं, और ये दिखाता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज दैट कैन बी सपोर्टेड बाय हैबिटाट। उस पर्टिकुलर हैबिटाट ने, उस जगह ने कितने लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट करा है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। इसका कर्व आता है सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व जो होता है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल कर्व होता है,
इसीलिए ग्रोथ मॉडल जो होता है वो लॉजिकल होता है। तो दिस ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक एंड इट कंसिडर्स रिसोर्सेज एज लिमिटेड। एब्सोल्युटली। तो ये यहाँ पर देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर अपन बात करें, इसका कर्व समझे तो सबसे पहले टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे जब इसके पास में न्यूट्रिटिव मीडियम आने लगता है तो धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं, हल्का हल्का ग्रो करते हैं, लैग फेज। फिर एक टाइम आता है जब इनके पास में बहुत अच्छा खासा फूड मटेरियल होता है, ये बहुत अच्छे से कंज्यूम करने लगते हैं, वो फटाफट फटाफट कंज्यूम करते हैं। तो ये देखिए बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इस फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज। धीरे धीरे करते करते हमारे पास फूड और रिसोर्सेज इतने ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे, इतने लिमिटेड अमाउंट में हो जाएगा कि भाई ये जो पॉपुलेशन थी जो बढ़ रही थी, एक टाइम आ जाएगा हैबिटाट बोलेगा अरे बस 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 इतना ही बढ़ाओ, इससे ऊपर नहीं। इसके ऊपर तुम अगर बढ़ा लिए तो तुम बड़े हुए सिर्फ मरोगे ही, क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे पास ना तो स्पेस है ना तो फूड है, कुछ नहीं है। तो ये रोकना पड़ेगा, इनको स्टेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके स्टेबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आके ये कर्व क्या हो जाता है, एकदम स्टेबल हो जाता है। ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसका इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। ठीक है, एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपके बोर्ड में भी आ जाए, कि अगर क्या हो अगर कैरिंग कैपेसिटी के जितना ही ओरिजिनल पॉपुलेशन हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी जितना ही पॉपुलेशन अगर हो जाए तो क्या होगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। k इज इक्वल टू n अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या है इसका आंसर, और डेफिनेटली आपको फाइंड आउट करना ही करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो ये ग्राफ आपका डन हो गया है यहाँ पर। नाउ एक टॉपिक आता है छोटा सा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब है कि भाई देखो ऑर्गेनिज्म जो है, वही चीज मैंने आपको बताई, हाई आर वैल्यू चाहिए हर एक इंसान को, हर एक ऑर्गेनिज्म को। डार्विन के अकॉर्डिंग, जो डार्विन की फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, उसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करना चाहता है तो वो अपना मैक्सिमम आर लेना चाहता है, उसको हाई आर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस हाई आर वैल्यू। वो हाई आर वैल्यू लेने के लिए ही क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। अटक गया है दिल तो अटक गया है, हट ही नहीं रहा है तो। चलो 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 मितवा चलो। चलिए भाई साहब, हाँ मान गए। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है, अपनी मैक्सिमम आर वैल्यू चाहता है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या क्या हमारे पास में होती है अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, बस वही रटने हैं आपको। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, मतलब एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे, दैट इज पैसिफिक साल्मन एंड बैम्बू। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं बर्ड्स और मैमल्स, बहुत लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है। देखो छोटे छोटे बच्चे होंगे तभी तो बहुत ज्यादा होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा नंबर में पैदा होते हैं। तो क्या होगा, ऑयस्टर हो गया, पेलाजिक फिश हो गई। ठीक है, और हमारे पास में प्रोड्यूस स्मॉल नंबर साइज्ड ऑफस्प्रिंग। अगर मतलब जो नंबर होगा ऑर्गेनिज्म का वो कम होगा, बच्चों का नंबर कम होगा, साइज बड़ा होगा, लेकिन तो वो चीज के अंदर हमारे पास में क्या होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, इनके बच्चे देख लो, हम खुद मैमल है तो हमारा बच्चा देखो कितना होता है, कोई इतना छोटा छोटा नहीं होता कि हम एक साथ में दर्जन बच्चे पैदा कर दें, या एक साथ में हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एक साथ ही बर्थ कर दें, ऐसा नहीं है हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति जो होती है वो के सिलेक्ट करती है। जो ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर में जो ऑर्गेनिज्म स्मॉल नंबर का ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जबकि साइज लार्ज होता है, स्मॉल नंबर होता है लेकिन साइज बड़ा होता है, उन ऑर्गेनिज्म में के सिलेक्ट करते हैं। मतलब के हिसाब से होता है, मतलब कि प्रकृति की वहन क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग हम बच्चे पैदा कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जो वहां पर आर सिलेक्ट होता है, कह रहा है कि भाई हाई रिप्रोडक्टिव वैल्यू आनी चाहिए, बस ग्रोथ होनी चाहिए जितना हो सकता है। आर का मतलब वही तो ना, नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यहाँ तो बस ग्रो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऑयस्टर पेलाजिक फिशेस इसमें ऐसा होता है, वहां पे आर सिलेक्ट होता है। ठीक है, वहां कोई क्योंकि के होता भी नहीं है ऐसा, है ना, तो ये हो जाता है। अब हमारे पास आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मैं एक बात करूं, हम दो पॉपुलेशन के बीच में, कोई भी दो पॉपुलेशन, आप इस धरती के ऊपर कोई भी दो पॉपुलेशन ले सकते हो। लेट्स से कि हम एक चैप्टर पढ़ के आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे हम एक फ्लावर लेते हैं और एक इंसेक्ट लेते हैं। इंसेक्ट क्या करता है, इस फ्लावर का पॉलिनेशन करता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाता है और दूसरे फ्लावर के ऊपर ले जाकर डाल देता है, पॉलिनेशन हो गया। तो ये एक फ्लावर है, यानी कि एक प्लांट हो गया, प्लांट की स्पीसीज है, और ये क्या है, इंसेक्ट हो गया, ये इसकी स्पीसीज है। दोनों अलग अलग स्पीसीज होती है आपस में क्या वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है?
ऑफ कोर्स इंटरेक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हाय हेलो बात ही कर रहे हैं, बात करना नहीं होता है इंटरेक्शन, इसके अलावा भी और इंटरेक्शन होते हैं। प्रकृति में कैसे इंटरेक्शन चलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम उसको बोलते हैं कि दो पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, दो स्पीसीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो देयर इज नो सच हैबिटेट इन द वर्ल्ड दैट इज इनहिबिटेड बाय अ सिंगल स्पीसीज। कोई भी ऐसा हैबिटेट धरती के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। हैबिटेट मतलब पानी नहीं है, ना तो ऐसा पानी है, पानी भी एक हैबिटेट होता है, ना ऐसी धरती है ना, जमीन है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ना तो डेजर्ट है। कोई भी ऐसा हैबिटेट एग्जिस्ट नहीं करता जहां सिर्फ एक स्पीसीज मौजूद हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि धरती पे तो केवल और केवल इंसान रहते हैं, नहीं बोल सकते हो, बिकॉज इंसान के अलावा भी और स्पीसीज हैं। बथेरी स्पीसीज बताऊं क्या मैं, डॉग आपके पास में है, कैट आपके पास में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो धरती के ऊपर रहते हैं। तो किसी भी हैबिटेट के ऊपर कभी भी एक स्पीसीज नहीं रह सकती है। ठीक है, अब आते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होता है हमारे पास में दो तरीके मतलब बहुत सारे तरीकों का हो सकता है वैसे, लेकिन क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही है। कभी कभार क्या होता है ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है कि भाई हम दोनों एक साथ रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो भी करते हैं ना, तुम भी मेरे ऊपर मेरी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालो, मैं भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हूँ। हेल्दी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अगेन इसके ऊपर बच्ची ने एक ने डाला था, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ, तुम सिंगल हो है ना, तो तुम्हें रिलेशनशिप का मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, दूसरों की तो देखते ही हो ना रिलेशनशिप। तो दोनों एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं हम उसको। दोनों एक दूसरे की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जहां पे कंपटीशन में उतरोगे तुम। अब 12th का एग्जाम दोगे, तुम मेरे नीट के चैनल को सब्सक्राइब करोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीट के चैनल के ऊपर नीट का कंटेंट आएगा बढ़िया बढ़िया। अब तुम भी पढ़ोगे, कोई और भी पढ़ेगा, नीट नीट की स्ट्रैटेजीज फॉलो करेगा, डेली टारगेट्स फॉलो करेगा। अब उस वो करेगा तब तो उसके नंबर भी इंक्रीज होंगे। अब तुम भी हो और भी बच्चे हैं वो जो काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए तुम्हारे। कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे तो वो एक दूसरे के मार काट पहुंचाएंगे कि तू मत कर, मैं भी मैं, तू मत कर, तू मत कर, तू मत कर, ऐसा चलेगा। तो कोई एक दूसरे का भला नहीं चाहता वहां पर, वो चाहता है उसके कम आए और वो चाहता है उसके कम आए नंबर। नंबर कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे के ज्यादा आए। तो नेगेटिव नेगेटिव जब दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डाले तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पिटिशन हमारे पास में इंटरेक्शन होता है। एक होता है कि एक स्पीसीज पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है, लेकिन दूसरी जो होती है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। कुछ नहीं होते, सांप दोस्त होते तुम्हारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत बहुत सांप दोस्त है, इसलिए मेरे दोस्त नहीं है। कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं लेकिन वो सांप है ना, मुझे पता चल जाता है उनका, है ना, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं उनको छोड़ देती हूँ। 12th में मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना फायदा करवा लेते हैं तुमसे, फिर तुम्हारी बारी है तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा नुकसान ही करके जाते हैं वो बेसिकली, है ना। तो उन लोगों से अपन को हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पर एक लड़की थी मेरे साथ में, हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है, मैं ऐसी लड़की हूँ, ऐसी इंसान हूँ। आप मुझे बताना, तुम भी हो गया कमेंट्स में मुझे बताना, मुझसे कोई चार बातें हंस के क्या कर लेगा, मुझे लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया, यार मेरे लिए कितना बढ़िया सोचता है, ये तो मेरे लिए ही सोचता है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। भाई कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तुम्हारा, ठीक है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तुम्हारा। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, भाई असली बेस्ट फ्रेंड ना अलग लेवल के होते हैं। वो है, ये नहीं होते हाँ फोन पे बात कर ली ठीक है चलो हाँ बहुत बढ़िया, आपस में बात कर लिया, ऐसे नहीं होते। बेस्ट बेस्ट फ्रेंड की लेवल अलग होता है भाई, तुम लेवल नहीं मैच कर रहे हो। तो वहां क्या होता है, मान लो तुम तो उसको फायदा पहुंचा रहे हो, मैं उस लड़की को बहुत फायदा पहुंचाती थी और वो भी मुझे। देखो हम दोनों आपस में जो है इंटरेक्ट करते थे हमेशा कि यार आंसर्स जो है लर्न करके आएंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे। मैं हमेशा बोलती थी, वो कुछ भूल जाती थी तो मैं हमेशा उसको बताती थी, नहीं यार देख ऐसे नहीं ऐसे होता है, करेक्ट कर ले इसको ताकि तू सही चीज याद रखे। जब मुझे लगा, मैं जब हम दोनों बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते तो उसने मेरे को चकमा दे दिया ये कह के कि बहन एक ना पेपर लीक हो गया है, और जबकि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बंदी खुद पढ़ रही है घर पे और मुझे बोल रही है पेपर लीक हो गया है। मैं व्हाट्सएप पे ढूंढ रही हूँ उस टाइम पे, एंड वो तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि मैंने इतना कोई खास विश्वास नहीं करा उस चीज पे, मैंने कोई 5-7 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाए होंगे। व्हाट्सएप उस टाइम पे मेरे पास होता भी नहीं था इतना कोई खास, मम्मी के पास एक फोन होता था हमारे पूरे घर में, उस फोन को लिया मैंने, देख रही हूँ मैं, और उसके बाद मेरे को फोन मिला भी नहीं। ठीक है, मैंने कहा नहीं कोई कोई व्हाट्सएप पे वो नहीं आया है, तो छोड़ो, अपन अपन नहीं करते ज्यादा टाइम पास, अपन तो याद कर लेते हैं। रात के आई गेस 8 या 9 बज रहे थे, सुबह मेरा 8 बजे पेपर था और लड़की मुझे ऐसे बहका रही है, बताओ तुम, है ना। तो ऐसे दोस्त जो होते हैं वो सांप होते हैं। ऐसे दोस्त अभी भी मेरी जिंदगी में आ जाते हैं कभी कभी, तो भगवान से मैं बस यही दुआ करती हूँ मेरे को अच्छे लोग भेजो मेरी जिंदगी में। तो वो क्या होते हैं ना, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपने फायदा पहुंचाया लेकिन आपको नुकसान पहुंच रहा है प्रेडेशन, आपने फायदा पहुंचाया आपको नुकसान पहुंच रहा है पैरासिटिज्म। ये दोनों के अंदर ये सेम केस होता है, बट फर्क कितना होता है कि प्रेडेशन में जो है वो एक स्पीसीज जो अपना फायदा कर रही है वो इसको मार के खाती है, मतलब इसको कंप्लीटली मार देगी और इसको निगल जाएगी।
वो प्रेडेशन होता है, शिकारी, जैसे शिकार अपने शिकार को खाते हैं, प्रे को खाते हैं। ये जो होता है, ये यहाँ पर पैरासिटिज्म में क्या होता है, जूं का एग्जांपल है ना, वहां पर वो स्पीसीज आपको मार के नहीं खाती, पर आपसे न्यूट्रिशन सक करती है। जैसे जुएं बालों में पड़ जाती है, वो अपने न्यूट्रिशन सक करती है, मार के नहीं खाएंगे आपको। तो प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में ये फर्क होता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि ना, हाँ तुमको फायदा पहुंच रहा है, हमको ना तो फायदा ना तो नुकसान है, हम तुमको कोई चीज बता भी देंगे जिससे तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कमेंसलिज्म है, और मुझे ऐसी ही कैटेगरी के लोग चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, या तो ऐसी कैटेगरी के दिला दो भगवान, या तो ऐसी कैटेगरी के दिला दो म्यूचुअलिज्म वाले, कि जो मेरा भी फायदा करे मैं उनका भी फायदा करूं, या फिर जो मेरा फायदा करे और उनको ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़े, उनका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, वो मेरा फायदा कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको फर्क ही ना पड़े। दो तरीके के लोग मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में, जोक्स अपार्ट। लेकिन ठीक है, ये कमेंसलिज्म होता है। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को नुकसान और एक स्पीसीज को कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा, तो एक स्पीसीज को सिर्फ नुकसान हो रहा होता है ना। तो इंटरैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। हाँ, तो ये चीजें आपको याद रखनी कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, इन तीन जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर इंटरैक्टिव स्पीसीज जो होती है बहुत क्लोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको फायदा हो रहा है तो इसको फायदा अपना करवाने के लिए इसके पास प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्रेडेशन जो होगा, शिकारी को शिकार पकड़ना, तो शिकार उसके पास होना चाहिए, तभी तो हो ना, शिकार भाग रहा है इतनी दूर, शिकारी इधर बैठा है, तो कहां से उसका फायदा हो जाएगा, तो उनको पास पास होना चाहिए। ऐसी कमेंसलिज्म में होता है, बताऊंगी इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। पैरासिटिज्म में ऐसा होता है, जू मेरे बालों के अंदर ऊपर रहेगी, मैं उसकी होस्ट हूँ, जू पैरासाइट है मेरी, तो वो सर पे रहेगी, तभी तो न्यूट्रिशन सक करेगी ना, मेरा नुकसान करेगी, खुद का फायदा करेगी। अब मेरे सर से 5 किलोमीटर आएंगे कहीं और है, तो कहाँ से मुझे नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए स्पीसीज को क्लोजली होना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेडेशन की। प्रेडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान होता है। देखिए प्रेडेशन के अंदर क्या होता है ना, कि मान लेते कि प्रेडेशन बेसिकली क्या होता है, एक होता है प्लांट, इस प्लांट को खाते हैं, हमारे पास में गोट बकरी है, और इस बकरी को खाने के लिए कोई लेट्स से एक्स ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इसको खा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके की एक फूड चेन है, जिसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड चेन क्या मतलब, इसके ऊपर ये खाना प्रोड्यूस करता है, खाना प्रोड्यूस मतलब फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोड्यूस कर रहा है। इसको अपना खाना कौन बना रहा है, ये वाला ऑर्गेनिज्म, और इसको अपना खाना कौन बना रहा है, ये वाला ऑर्गेनिज्म। तो ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के लिए, ये ऑर्गेनिज्म के लिए ये गोट क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के लिए ये गोट क्या होती है, एक ऐसी स्पीसीज है, या प्रे मान सकते हो आप इसके लिए, शिकार है। ये ऑर्गेनिज्म इसको मार के खाएगा, गोट को खाएगा, बकरी को खाएगा, तो बकरी इसका शिकार है और ये शिकारी है। तो बेसिकली मान लो कि ये शिकारी जो है, या ये जो प्रेडेटर होता है, ये किसी दिन कह दे कि भाई ठीक है, हम तो अपना काम नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, रुक जाए अपना काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा, फर्क इस पे पड़ेगा कि ये गोट जो है ना, इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे को काम की नहीं रहेगी। तो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में हर एक स्पीसीज का ना लेवल सेट है। ठीक है, हर एक स्पीसीज जो होती है ना, उनका एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स्ड होता है, वो होता है। उस चीज को फिक्स रखने के लिए प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहां पर। उनकी पॉपुलेशन को चेक रखना पड़ता है। ये नहीं कि भाई गोट की पॉपुलेशन बढ़ी जा रही, हम कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं भाई, बढ़ेगी अगर आप उसको नहीं मारने का पूरा वो दोगे तो वो स्पीसीज उसको मार के खाते हैं, उसका प्रेडेटर उसको मार के खाता है, तब उसकी पॉपुलेशन जो होती है वो कंट्रोल में रहती है। और कंट्रोल में रहा हुआ है, ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है। और आपको बता दूं, ये प्लांट है, इसको गोट खा रही है, और गोट को कोई एक्स ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो यहाँ पर ये हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लेवल है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का मतलब होता है खाने से रिलेटेड होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पे है, ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 पे, ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 पे है। ठीक है, अब ये क्योंकि खाना प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट बनाकर खाना बनाते हैं खुद में, तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और ये कंज्यूमर्स होते हैं। क्योंकि प्लांट को ही सब हम कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई वेज खाता तो भी प्लांट को कंज्यूम करता है, नॉन वेज खाता तो भी वो इनडायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। तो ये कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर नंबर 1 सबसे पहला ये है, कंज्यूमर नंबर 2 ये है। तो कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको कि ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 और कंफ्यूजन लेवल नंबर 1, ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 और कंज्यूमर लेवल नंबर 1, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना कि भाई देखो, प्लांट जो होता है ना, उसका लेवल, ट्रॉफिक लेवल वो होता है, वो फर्स्ट लेवल पे होता है और आगे वाला नेक्स्ट लेवल होता जाता है। मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, हर एक जो ट्रॉफिक लेवल होता है, आपको पता है कि अगर प्लांट को गोट खा रही है, बकरी को क्या मिल रहा है, प्लांट से एनर्जी मिल रही है, तो बकरी में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। फिर वो एनर्जी जो बकरी में आ चुकी है, उस बकरी को खाने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म आएगा, तो उस ऑर्गेनिज्म में उस बकरी की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो प्रेडेटर से क्या हो रहा है, प्रेडेशन से हो क्या रहा है, प्रेडेशन मतलब खुद को जो सामने वाले को अपना शिकार समझ के खा जाते हैं, उससे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्लांट
प्लांट से गोट, गोट को किसी ने शिकार समझा होगा तो गोट से उसकी एनर्जी उसके शिकारी में चली गई। तो बेसिकली एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड, मतलब जो एनर्जी होती है जो प्लांट ने फिक्स करी है सनलाइट की हेल्प से, जो खाना अपने अंदर उससे बना के रखा था एकदम से, जो उसके पास एनर्जी प्रेजेंट थी, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल ट्रांसफर होती गई प्रिडेशन की हेल्प से। यहाँ प्रिडेशन तो चल रहा है, मार के खा गया, बस खत्म, प्रिडेशन चल रहा है। तो प्रिडेशन की वजह से क्या होता है, हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर्बीवोरस होते हैं वो भी प्रिडेटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैम मैम तो बोल रही कि मार के खाता है, मतलब मार के खाता मतलब नॉनवेज जो लोग होते हैं, नॉनवेज खाते हैं या जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनकी बात चल रही है, नहीं, हम हर्बीवोरस की भी बात कर रहे हैं। हर्बीवोरस मतलब जैसे कि गोट है, उस गोट को हम हर्बीवोरस कह सकते हैं, जैसे उसने प्लांट को खाया है। तो प्लांट को खाने वाला भी एक प्रेडेटर ही है, ये भी एक प्रेडेटर है, इसके लिए प्रे ये है, बस प्लांट है इसके लिए प्रे, है ना। तो गोट आएगी वो प्लांट को खा जाएगी। तो बेसिकली इसके लिए भी इस तरीके का ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो हर्बीवोरस भी एक प्रेडेटर होता है। प्रेडेटर जो होते हैं प्रे की पॉपुलेशन को, प्रे का स्पेलिंग हमारे पास में ई वाई कर लेना यार, थोड़ा सा क्या है ना कि आपके लिए मैंने फटाफट ये बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो थोड़ा बहुत ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो हल्की हल्की देख लेना, कुछ खास वैसे है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर मिलेगा तो थोड़ा चेक कर लेना। तो प्रे जो होता है हमारे पास में, प्रे की पॉपुलेशन को प्रेडेटर जो होते हैं वो चेक में रखते हैं कि भाई ज्यादा ना हो जाए। फिर हमारे पास में एक एग्जांपल आता है कि ऑस्ट्रेलिया 1920 के अंदर क्या हुआ था, एक्सोटिक प्रिकली पियर कैक्टस ग्रू रैपिडली विदाउट अ नेचुरल प्रेडेटर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे पास 1920 में ये हुआ कि हमारे पास में प्रिकली पियर कैक्टस थी, ठीक है। वो बहुत रैपिडली ग्रो होती गई एनवायरमेंट में। उसका कारण किसी ने पूछा कि भाई इतनी कैक्टस क्यों हो रही है आजकल, इतना ज्यादा कैक्टस। ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों ने सोचा कि आजकल तो बहुत ज्यादा कैक्टस हो रही है हमारे यहाँ पर। कैक्टस इसलिए हो रही है क्योंकि कैक्टस को खाने वाला कोई नहीं है। अब कोई खाने वाला होगा तब तो उसकी पॉपुलेशन चेक में रहेगी ना, अभी तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर जो था वो एब्सेंट था। अब जब उसका नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था, नेचर में जो प्रेजेंट उसके प्रेडेटर होते हैं वो एब्सेंट थे, तो हमें कोई बाहर से लाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, चीजें जो होती है वो नेचर में ही होती है आपके लिए, नेचर में प्रेजेंट है ऑलरेडी हर चीज। अब नेचर वाली चीज, नेचर वाला प्रेडेटर है ही नहीं, नेचुरली आपके लिए नेचर ने बनाया ही नहीं कोई प्रेडेटर, तो हम बाहर से लेकर आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्रेडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनली अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर हैड टू बी इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि वो कंट्रोल हो पाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास प्रेडेटर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को। देखो दो प्रे हैं, उनके बीच में जो है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, मतलब लेट्स से कि एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो कंपटीशन चलता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। खाना पड़ा है सामने, ये कहती मैं खाऊं, ये कहती मैं खाऊं, ये भाग रहे हैं। तो प्रेडेटर क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के कंपटीशन को कम करते हैं। या फिर मान लो कि ऐसे समझो कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लो कि तुम घर में हो, ठीक है, अब तुम्हें लगता है पापा से डर, या तुम्हारे भाई बहन भी है, जैसे मैं खुद का ही अपना एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम लोग, मेरे भाई बहन जो है, हम छोटे थे ना, तब क्या होता था कि मेरे को पापा से बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है, बट उतना ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से पैंट में सुसु निकल जाए, उतना डर नहीं लगता था, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत डर लगता था, लिटरली बहुत डर लगता था। तो क्या है ना कि पापा आते थे ना, हमारी किताबें खुल जाती थी, एकदम चुप शांत सब रहते थे, है ना, कि पापा आ गए हैं, अब बस सब किताबें खुल जानी चाहिए, है ना। और बाकी पूरे दिन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, पढ़ाई वढ़ाई से कोई फर्क नहीं था। तो बेसिकली क्या है, हम लड़ते रहते थे पूरे दिन भर, है ना, आपस में लड़ते रहते थे बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही पापा आते थे ना, वैसे हम शांत हो जाते थे, हम एक दूसरे के ना तो कुछ करते थे, लड़ते भी नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। तो बेसिकली ये जो आपस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, हालांकि यहाँ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं है, जस्ट इन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये कॉम्पिटिशन जो होता है ना वो प्रेडेटर्स कम कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे कम कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर ये स्पीसीज है और ये स्पीसीज है, अगर ये स्पीसीज बढ़ बढ़कर बहुत बड़ी हो गई तो इसका प्रेडेटर आया ही नहीं इसको मार कर खाने के लिए, इसका नंबर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि क्या ही बताएं। अगर इसका नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियसली भाई इसमें तो मारकाट मचेगी ना, इस स्पीसीज को कैसे खाने देगी ये खाना, वो मारकाट तो मचेगी। ये कहेगी मैं खाऊंगी वो खाना क्योंकि मेरा नंबर बढ़ रहा है, ये कहेगी भाई मेरा भी प्रेडेटर नहीं है, मेरा भी नंबर बढ़ रहा है, मैं खाऊंगी वो खाना। तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलने लग जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये स्पीसीज का नंबर जो बढ़ रहा था, मैंने यहाँ पर प्रेडेटर ला दिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसका नंबर कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल करते ही हमको पता चल गया कि भाई हाँ ठीक है, तुम इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तुम कम होनी चाहिए हो, तुम्हारा नंबर इतना ही होना चाहिए, फिक्स नंबर है ये, तुम उतनी रहो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी खाना है, तो तुम उस खाने की तरफ मत भागो, तुम्हें एक्स्ट्रा खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा खाने की रिक्वायरमेंट तुम्हें तब थी जब तुम्हारा नंबर बढ़ रहा था, उस नंबर को प्रेडेटर ने कंट्रोल कर लिया। तो प्रेडेटर्स जो होते हैं ना बेसिकली इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को भी प्रे के बीच में बचा रहे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट व्हेन प्रेडेटर स्टारफिश पाइसेस्टर तारामीन मछली बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश हिंदी के अंदर तारामीन बोलते हैं, तारा मतलब स्टार, फिश मतलब मीन।
तो ये पाइसेस्टर हमारे पास में स्टार फिश जो थी प्रेडेटर थी। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पाइसेस्टर जो थी वो रिमूव करी गई थी। तो 10 स्पीसीज ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। हमारे पास में अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में क्या हुआ था, वहां की जो नेचुरल प्रेडेटर थी स्टारफिश प्रेडेटर जो थी पाइसेस्टर, उसको हमने रिमूव कर दिया, प्रेडेटर को हटा दिया। तो वहां की जो 10 स्पीसीज थी ना, 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, आपस में मर मर के, आपस में लड़ लड़ के खत्म हो गई, क्योंकि उसका प्रेडेटर वहां पर नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ऐसा हुआ। प्रेडेटर शुड नॉट बी टू एफिशिएंट। प्रेडेटर जो होते हैं वो दिमाग से ऐसे पागल नहीं होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं प्रेडेटर, उनको पता है, प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट इसका मतलब ये होता है कि प्रेडेटर को पता है कि मुझे ना अपने प्रे को कितना खाना है। अब खाने को तो देखो उसके पास तो ऑप्शन है कि वो उसको मार के खा सकता है, उसका राज चलता है उस जगह पे, लेकिन उसको बुद्धिमान है वो कि भाई मैं अगर सारा अभी खा जाऊंगा तो बाद के लिए कुछ नहीं बचेगा मेरे पास में। तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते कि हम तो खाना आज ही खाएंगे, हम तो सारे को प्रे को आज ही मार के खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग जाता तो वो प्रे स्पीसीज तो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, स्पीसीज ही कम हो गई, स्पीसीज ही हट गई। कोई भी ऐसा नुकसान नहीं चाहेगा भाई कि भाई मेरे को तो है ना, मुझे तो ये चीज तुमसे चाहिए कि तू मतलब लेट्स से कि तुम्हें एक दुकानदार है जहां से चीजें तुम्हें बहुत पसंद है, जैसे लड़कियां होती हैं शॉपिंग उनको एक जगह से करनी बहुत पसंद है ना। तुम चाहते हो कि भाई ये दुकान हमेशा चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ताकि हमारे पास में हम भी इनके पास जाए तो हमें नए नए मटेरियल मिलते रहे, अच्छे अच्छे कपड़े दिखते रहे, अलग अलग डिजाइन के मिलते रहे। तुम कभी उसका बुरा नहीं चाहोगे, तुम ये नहीं चाहोगे कि हम तो सारे कपड़े आज ही ले जा रहे हैं, अब ये दुकान में आग लग जाए, भस्म हो जाए, नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है फ्यूचर में भी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या होता है ना कि ये प्रूडेंट जो होते हैं, ये प्रूडेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनको पता है कि अगर मैंने आज खा ले तो मैं कल क्या खाऊंगा। तो इसको पता है कि मुझे कितना लिमिट में खाना है, और इसको ये भी पता है कि अगर मैंने सब कुछ खा लिया ना तो ये प्रे जो है ना खत्म हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और एक स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने का मतलब समझते हो, धरती के ऊपर से एक पूरी स्पीसीज, एक ऑर्गेनिज्म नहीं, एक स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो धरती इम्बैलेंस हो जाएगी। एक स्पीसीज खत्म हो रही है, दैट मींस फूड साइकिल खत्म हो जाएगा, फूड चेंज चल रही है ना, खत्म हो जाएगी। मान लो प्लांट है, प्लांट को खाने वाला गोट है और गोट को खाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं आज गोट को खत्म कर दूं, इस ऑर्गेनिज्म जो है इसके लिए वो प्रे है गोट, इस ऑर्गेनिज्म ने, ये प्रेडेटर जो है इसने अपने प्रे को बहुत सारा खाया, गोट को बहुत सारा खाया, एक साथ खा गया सब कुछ, ये गोट खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अब इसको पता है कि एक साथ तो खा लिया, चलो आज आज के लिए तो ठीक है, अब ये तो एक्सटिंक्ट होगी, अब कल क्या खाएगा, ये खुद ही भूखा भूखा मरेगा ये। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करता है, ये लिमिट में ही खाता है, और ये उतना ही खाता है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट नहीं होने देगा अपनी वाली स्पीसीज को, अपने वाले प्रे को कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होने देगा, इसलिए वो प्रूडेंट कहलाते हैं। अब क्या होता है ना कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, देखो प्लांट को खाने वाला भी प्रेडेटर ही है ना, तो प्लांट भी एक तरीके से प्रे की तरह बिहेव करते हैं। एनिमल्स को खाने वाला भी प्रेडेटर, तो एनिमल भी एक तरीके से उसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रे की तरह, ठीक है। तो ये प्रे जो होते हैं, शिकार जो होते हैं, वो बेसिकली अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारा शिकारी हमें नहीं खा जाए, वो डरते हैं उस चीज से कि भाई हमें खा जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, तो वो डरते हैं, तो वो अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म रखते हैं कि भाई हम हमारी सुरक्षा खुद से करेंगे। जैसे एनिमल्स होते हैं, कॉम्फ्लिच की इनके पास प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स की इंसेक्ट्स और फ्रॉग जो होते हैं वो क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स की अगर मान लो ब्राउन कलर का एक तना है, ठीक है, उस ब्राउन कलर के तने पे एक ब्राउन कलर का इंसेक्ट बैठा होगा, तो उसके प्रेडेटर को पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रे यहाँ पे बैठा है, ये इंसेक्ट उस प्रेडेटर का प्रे है। तो इस इंसेक्ट ने अपने आप का बचाव कैसे किया, यहाँ तने के ऊपर बैठ गया, इसको छुपने की भी जरूरत नहीं, बस क्योंकि खुद ब्राउन कलर का है, तना ब्राउन कलर का है, दोनों मिक्स कलर हो गए, तो अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर बैठा भी है, उसको है ना, भनक तक नहीं लगेगी, तो ये बच गया, अपनी जिंदगी बचा ली इसने, सेल्फ डिफेंस या डिफेंस मैकेनिज्म इसकी है। लेकिन ये सेम चीज ना हमारे प्रेडेटर भी करते हैं। वो क्या करते हैं, गिरगिट होती है, गिरगिट कभी देखी होगी, गिरगिट जो होती है ना वो अपना कलर बदलती है। गिरगिट कलर क्यों बदलती है, गिरगिट का भी तो कोई प्रे होगा, गिरगिट भी तो प्रेडेटर है। तो गिरगिट क्या करती है ना, वो अपना कलर चेंज कर लेती है। हरे जो कलर के पत्ते होते हैं ना, ग्रीन जो लीव्स होती है, उनके अंदर वो ग्रीन कलर की बन जाती है, क्योंकि ताकि उसके प्रे को पता ना चले कि उसका प्रेडेटर आसपास में है, वो प्रे वहीं पर रहे, वो अपना कलर नहीं बदल ले या वो कोई होशियारी ना लगा ले, वहीं रहता है। फिर जैसे और उसको पता नहीं चलता कि मेरा प्रेडेटर पास में है, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो भी कुछ तिगड़मबाजी लगाएगा, छुपने की कोशिश करेगा। उसको पता नहीं, वो मस्त आराम से खुले चौड़े होके बैठा था, गिरगिट आई कलर चेंज करा, उसको पता नहीं चला कि हाँ गिरगिट बैठी है, वो उसकी जैसे ही पास से गुजरा गिरगिट ने दबोच लिया उसको।
क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि मेरा प्रीडेटर तो यहीं बैठा था। तो ऐसे वाले जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होती है ना, ये एनिमल्स भी करते हैं, और ये चालाकबाजी जो होती है ना, प्रीडेटर भी करता है। प्रीडेटर चालाक भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज हमारे पास में करते हैं प्रे। पॉइजनस चीज भी होती है, जैसे कि मान लो कि मोनार्क बटरफ्लाई होती है। ये मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ज्यादा डिस्टेस्टफुल होती है एंड अपने प्रीडेटर के लिए। तो एक प्रीडेटर होता है मोनार्क बटरफ्लाई का, वो उसको खाने के लिए आता है, तो ये बहुत डिस्टेस्टफुल होती है, बहुत गंदी होती है स्वाद में। ठीक है, स्पेशली इनके अंदर केमिकल रिलीज होता है इसकी बॉडी के अंदर, उस केमिकल की वजह से। कब केमिकल रिलीज होता है? ये जब बटरफ्लाई बन रही होती है ना, तो बटरफ्लाई की लाइफ स्टेज के अंदर, बटरफ्लाई की लाइफ स्पान में एक स्टेज आती है जिसको हम कैटरपिलर स्टेज कहते हैं। लार्वा स्टेज होती है उसकी, वो छोटी छोटी बटरफ्लाई जिसको हम लार्वा स्टेज बोलते हैं, कैटरपिलर होता है। वो कैटरपिलर स्टेज, वो कैटरपिलर क्या करता है ना, वो एक ऐसी घास पे या ऐसी वीड के ऊपर जाके खुद को फीड करवाता है। वो वहां से खाना खाता है जो बहुत ज्यादा क्या होती है, पॉइजनस होती है। तो वो वीड पॉइजनस वो अपने अंदर ले रहा है। तो वो कैटरपिलर बड़ा होकर जब बटरफ्लाई बनेगा तो उसके अंदर वो केमिकल इकट्ठा हो जाएगा। अब वो बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डिस्टेस्टफुल हो गई है, प्रेडेटर आने की कोशिश ही नहीं करेगा। प्रेडेटर चाहेगा ही नहीं कि मैं इसको खाऊं, क्योंकि इसकी तो बॉडी में इतना बेकार सा गंदा केमिकल है जो मैं नहीं खाना चाहता, बहुत गंदा टेस्ट आता है उसका। एक होता है हमारे पास प्लांट के पास। देखो प्लांट जो होते हैं ना, उनको ज्यादा खतरा है प्रेडेटर से, क्योंकि प्लांट तो भाग भी नहीं सकता। प्रेडेटर एनिमल जो होता है वो फिर भी भागकर अपना सुरक्षा कर लेता है, प्लांट तो भाग ही नहीं सकता। तो प्लांट में और डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो सकती है? मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होते हैं इसके अंदर। जैसे कि किसी प्लांट को पता है कि मेरे को कोई खाने के लिए आया है, तो प्लांट क्या करेगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको खाए ना, उसके लिए क्या करेगा? अपने चारों तरफ कांटे कांटे बना देगा कि भाई वो ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसके मुंह में कांटे चुभेंगे। तो थॉर्न्स जो होते हैं, अकेशिया और कैक्टस के अंदर थॉर्न्स बन रहे होते हैं, तो ये थॉर्न्स बेसिकली इनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। केमिकल्स भी कुछ प्लांट्स रिलीज करते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो कैलोट्रोपिस में रिलीज होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खाने वाली इसकी जो बकरी होती है वो इसको नहीं खाती, क्योंकि इस केमिकल की वजह से, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की वजह से। एक होता है निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकनीन, ओपियम, है ना। ये सब चीजें भी जो प्लांट रिलीज करते हैं, तंबाकू का प्लांट होता है, निकोटीन होता है। तो ये जितने भी केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड डिफेंस है अगेंस्ट द ग्रेजर्स और ब्राउजर्स। ग्रेजर्स मतलब चरने वाले, ठीक है, तो उनके खिलाफ अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो प्रेडेशन इज मोर सीवियर फॉर प्लांट एज दे कैन नॉट रन अवे प्रेडेटर लाइक एनिमल्स। ठीक। नंबर 2 हमारे पास आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा रहे, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि भाई मान लो कि तुम्हारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेस थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, बहुत सारा खाना पड़ा था। ठीक है, बहुत सारे खाना पड़ता, अनलिमिटेड खाने के अंदर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा आता है जो बहुत फास्ट होता है खाने में। नहीं होता कभी कभार ऐसे कजिन्स के साथ कभी खाना तुमने खाया, मेरे साथ तो बहुत होता है, कजिन्स के साथ खाना खाने बैठते हैं तो एक ना एक कजन हमारे पास, या अपना खुद का भाई बहन ही समझ लो, कोई ना कोई ऐसा होता है, मतलब 4-5 लोग बैठे होते हैं एक थाली पे, तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा निकलेगा जो फटाफट 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 चेपता जा रहा है, और सामने वाला बेचारा धीरे धीरे खा रहा है। उसका तो पेट भरा नहीं और सामने वाले का पेट भर गया। समझ पा रहे हो? तो ऐसी कंडीशंस हो रही होती है, वहां कंपटीशन चल रहा होता है। मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस में भी कंपटीशन होता है। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस में भी क्या होता है? कंपटीशन हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? फीडिंग एफिशिएंसी जो होती है वो दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में मतलब उसकी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि वो सामने वाला बंदा बहुत तेजी से खा रहा है तो तुम्हारी फीडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। या फिर मान लो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तुम्हारे सामने, या कोई ऐसा इंसान आ गया, या मेहमान आ जाते, मान लो मेहमान तुम्हारे घर में आ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मेहमान आ गए तो मैं खाना नहीं खा पाती फिर। ठीक है, मेरी फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में कम हो जाती है। इसको हम बोल देते हैं कंपटीशन, कि भाई फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटिंग प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज, फूड और स्पेस आर अबंडेंट। चाहे कितना भी खाना पड़ा हो, कितना भी स्पेस पड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में जो है, ये फीडिंग एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो सकती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही भाई, है ना। तो मेरा गेट खुल गया, मेरे को लग रहा है कि भाई कौन भूत आ गया यहाँ पर। एक तो मुझे डर भी लगने लगता है ना ये छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से चले जाते हैं बेसिकली, है ना। तो अगर फूड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा भी हैं तो आपस में ही इतना मार धाड़ होती है उनके, आपस में कट मार के ही मर जाते हैं, कंपटीशन हो जाता है उन दोनों के बीच में। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से मरते हैं। फिटनेस मेजर्ड इन आर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वन स्पीसीज बिकम लोअर। ऑब्वियसली अब एक इंसान ज्यादा खाना मिल रहा है, उसको ज्यादा कुछ कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली उसका आर ज्यादा होगा, क्योंकि वो आर का मतलब क्या? अपना इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, उसका इंक्रीज बहुत ज्यादा होगा और दूसरी वाली का कम होगा, ऑब्वियसली कि उसको नहीं मिल रहा है इतना। शैलोस, इसका एग्जांपल क्या है? शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, साउथ अमेरिका की लेक्स थी, शैलो लेक्स थी, वो ज्यादा डीप लेक्स नहीं थी। उन झीलों में क्या हुआ ना कि फ्लैमिंगो नाम का बर्ड था,
उस फ्लैमिंगो जो बर्ड था वहां पे विजिट करता था, एंड रेजिडेंट फिशेस थी वहां की, उस झील के अंदर रहने वाली फिशेस जो पहले से रह रही थी वहां पर, और वहां पर घूमने वाला विजिट करने वाला एक बर्ड था। दोनों एक ही सोर्स के लिए compete करते थे, जू प्लैंकटन। उस झील में होने वाले छोटे 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 जो जानवर होते हैं ना, उनको हम जू प्लैंकटन कहते हैं। उन दोनों का कॉमन फूड था, मतलब उस पक्षी को भी वही खाना है और उस अंदर जो फिशेज हैं उसको भी जू प्लैंकटन ही खाना है। तो ये इसका कंपटीशन का एग्जांपल है। गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल होता है, ये कहता है कि भाई देखो, एक कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इवेंचुअली इंफीरियर कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट कर देगी। भाई देखो, दो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, नीट का ही मान लेते हैं अपन, नीट के लिए अगर कंपटीशन कर रहे हैं, चलो नीट छोड़ो, 12th की बात, नीट तो फिर भी बड़ी बात होगी, 12th की बात करते हैं। अगर तुम बायो का पेपर देने जा रहे हो, तुम आपस में सब कॉम्पिटिटर्स हो, तुम कोई फ्रेंड्स नहीं हो, ठीक है, सब कॉम्पिटिटर्स आपस में, चाहे तुम कितने भी बेस्टी क्यों ना हो, कॉम्पिटिटर्स हो। एग्जाम हॉल में हर बच्चा कॉम्पिटिटर होता है एक दूसरे का, किसको कितने नंबर लाने हैं, ठीक है, तो हर एक बच्चा कॉम्पिटिटर है तुम लोगों में से। तो तुम क्या चाहोगे, तुम कभी नहीं चाहोगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर का भला हो, ना ही तुम्हारा कॉम्पिटिटर चाहेगा तुम्हारा भला हो। तो क्या होगा बेसिकली, एक जो इंफीरियर स्पीसीज होगी, एक जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, मान लो जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा रिवीजन कर रखा है, मेरी सारी लाइव क्लासेस देख रखी है, मैराथन देख रखी है, उसने प्रैक्टिस कर रखा है, उसने बायो ब्रीफ बहुत बारी देख रखा है, उसने एनसीईआरटी रीडिंग कर रखी है, मेरे नोट्स को रट रखा है, उसने सब कुछ कर रखा है उसने, तो ऑब्वियसली उसके नंबर आएंगे। किसने कहा उसके नंबर नहीं आएंगे, उसके 70 में से 70 आएंगे, बोलो। लेकिन वही बच्चा जो एक खाली बस ऐसे बोलता है, हाँ स्ट्रैटेजी देख ली, थोड़ा थोड़ा अप्लाई भी कर लिया, थोड़े बहुत मैम चैप्टर छूट गए हमारे, तो हम तो रिवीजन ढंग से नहीं कर पाए, हम भूल जाते हैं चीजें। अब उस बच्चे को कहाँ से आस दिलाएंगे हम कि भाई तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं, वो भी जब जब पेपर इतना पास में हो, है ना। तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर ये बंदा होगा या ये बंदी होगी जिसने ज्यादा रिविजन करा होगा, स्पेशली फॉर बायो पेपर। तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज हमेशा और हमेशा याद रखना इंफीरियर कॉम्पिटिटर को हरा देती है। लेकिन ये तभी लागू होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेट्स से कि अगर आप नीट एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आपके पास सीट सिर्फ 1 लाख की है, अगर आप उस 1 लाख बच्चे में आते जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बच्चा है, अगर आप उसमें आते तो ही आपको वो रिसोर्स मिल पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो आपको वो रिसोर्स नहीं मिल पाएगा, आपको गिरा दिया जाएगा नीचे, आप इंफीरियर कॉम्पिटिटर हैं। तो आप हमेशा सुपीरियर कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश किया करो। तो ओनली तभी लागू होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर वही सीटें जो है मेरे पास इतनी सारी होती कि 25 लाख सारा का सारा बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, फिर काय का कंपटीशन। तो कंपटीशन एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड कर दिया हमने, हटा दिया, उसको निकाल दिया, कॉम्पिटिटिवली जो इंफीरियर था उसको हटा दिया। ये गॉस का प्रिंसिपल है जो लागू होता है ओनली और ओनली जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड में तो लागू होगा ही नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड में कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर कौन इंफीरियर कौन सुपीरियर, अब सबके ही 100 में से 100 आने हैं, तो फिर कौन टॉपर हुआ और कौन बैक बेंचर हुआ या कौन जो हुआ, है ना। टॉप मतलब फर्क ही नहीं रहा ना, उनमें सब सेम हो गए। रिसोर्सेज का पार्टनरशिप, अच्छा इसका एक एग्जांपल और है। एग्जांपल हमारे पास में गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गोट्स जो थी ना वो एलिमिनेट हो गई थी अबिंगडन टॉर्टोइस, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था बेसिकली अबिंगडन टॉर्टोइस को गोट्स ने, ठीक है। रिसोर्सेज का पार्टनरशिप क्यों बोलती हूँ मैं इसको, ये ना कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल होता है। पार्टीशनिंग, यस, रिसोर्स का पार्टीशनिंग। यहाँ क्या होता है, ये क्या करते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसे ना अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई चलो तुमको भी कंपटीशन इसके लिए करना है, मुझे भी इसके लिए कंपटीशन करना है, तो एक काम करते हैं, एक दूसरे को हराने की बजाय या मुझे तुम एक्सक्लूड कर दो, मैं क्योंकि कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर हूँ और तुम ज्यादा सुपीरियर हो, तो तुम यहाँ पर चले जाओ, इंफीरियर को हटा दो। एक काम करते हैं, एक्सक्लूजन नहीं करते अपन, एक्सक्लूडिविटी यहाँ पे कुछ नहीं करते है ना, एक्सक्लूसिविटी कुछ नहीं करते अपन, ऐसा करते हैं कि एक दूसरे के मिलकर साथ देते हैं, तुम भी खाओ मैं भी खाती हूँ, को एग्जिस्टेंस बना लेते हैं। तो रादर देन एक्सक्लूजन वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं। इसका एग्जांपल होता है मैक आर्थर जो होती है वो एक टाइप की मौत होती है। इसमें 5 वार्बलर स्पीसीज होती हैं, वो एक सेम ट्री पे रहती हैं, सेम ट्री के ऊपर 5 वार्बलर की स्पीसीज रहती हैं, उनमें भी कंपटीशन है उस ट्री के ऊपर जो भी रिसोर्स है वो वार्बलर खा रही है, कंपटीशन तो है इनके अंदर, सेम स्पीसीज है ना, सॉरी डिफरेंट 5 वार्बलर की स्पीसीज हमारे पास में को एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि ये तो आपस में हो सकती है भाई कि ठीक है चलो कंपटीशन कर लेते हैं, मरमरा जाते हैं, कर सकती है, लेकिन ये को एग्जिस्ट करती हैं। को एग्जिस्ट करने से इनका क्या फायदा, बिहेवियरल डिफरेंसेस इनके अंदर आ जाते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये को एग्जिस्ट कर जाती है, ये अपने आप को आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेती है, भाई इस टाइम पे तुम खाना, इस टाइम पे मैं खाऊंगी। जैसे टीवी के लिए बचपन में नहीं होती थी लड़ाइयाँ, टीवी में हमारे साथ तो बहुत होता था यार ऐसा, है ना। टीवी का एक टीवी उसको देखने वाले इतने लोग, तो हम क्या करें, रिमोट की पार्टीशनिंग
पार्टीशनिंग कर लेते थे रिमोट की कि भाई इतने से इतने बजे तुम देखोगे, इतने से इतने बजे हम देखते थे। हम शाम का स्लॉट लेते थे, मेरे भाइयों को मैं सुबह का स्लॉट पकड़ाती थी क्योंकि सुबह डोरेमोन डोरेमोन तो सारा दिन 24 घंटे चलता था। हमारा एक सीरियल आता था जो कि हम शाम को देखते थे और थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ देख लेते थे। 90s के किड है तो हम कुछ भी देख लेते थे टीवी पे। तो हम देख लेते थे 6 से 10 के बीच में। तो हमारा फिक्स रहता था कि हाँ, ये करना है अपन को, ठीक है? तो ऐसे रिमोट का पार्टीशनिंग करते थे। ये होते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। मैकआर्थर भी यही करती है। एविडेंस क्या है कंपटीशन का? कॉम्पिटिटिव रिलीज इसका एविडेंस है। कैसे? कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है कि एक स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया because of its superior competitor will expand its distributional range when superior competitor is removed. That means कि अगर तुम्हारे पापा घर पे हैं, अगर मान लो तुम्हारे पापा से डर लगता है, मम्मी से डर लगता है, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे पापा को अज्यूम कर रही हूँ, मुझे पापा से बहुत डर लगता था पहले बचपन में। तो मेरे पापा घर पे हैं, तो मेरे पापा के सामने मैं 5 घंटे अगर टीवी देखना चाहती हूँ तो मैं नहीं देख सकती। पहले बचपन में बहुत देखती थी क्योंकि मेरे पापा जब घर पे नहीं होते थे मैं बहुत टीवी देखती थी, उसका नतीजा ये चश्मे। अब अब क्या है, मेरे पापा मान लो कि उस दिन लेट्स से संडे है, घर पे आराम से सब बैठे हैं। अब मैं 5 घंटे टीवी देखूंगी, मेरे पापा मुझे 4 बार टोक देंगे और वो एक बार टोकेंगे, इतने में तो बस काम तमाम है मेरा, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अगर वो इतनी सुपीरियर स्पीसीज होंगी तो इतने सुपीरियर स्पीसीज के सामने मेरा तो टाइम कम हो गया ना, वॉच टाइम। भाई मैं तो टीवी नहीं देख पा रही, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया ना। तो वही बात होती है कि अगर एक सुपीरियर स्पीसीज आ जाएगी, उसकी प्रेजेंस में इंफीरियर स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएगा, वो फैल नहीं पाएगा, है ना? वो इतना नहीं फैल पाएगा कि वो जितना फैलना चाहता था। लेकिन अगर यही मैं इसे सुपीरियर स्पीसीज को निकाल के फेंक दूं, कॉम्पिटिटिव रिलीज कर दूं, इसको रिलीज कर दूं बाहर कि भाई तुम मेरा कॉम्पिटिशन हो, बाहर निकल जाओ। अगर इसको रिलीज कर दूं तो ये जो होगी, ये स्पीसीज जो होगी इंफीरियर वाली, वो आराम से राज कर पाएगी उस डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज के अंदर, उस एरिया पे आराम से राज कर पाएगी। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव रिलीज। यहाँ पर रिलीज करा हमने, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? कॉर्नेल्स का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट दे ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, रॉकी सी कोस्ट जो है स्कॉटलैंड के, वहां पर कॉर्नेल ने अपना एक फील्ड एक्सपेरिमेंट शो करा था, वहां पर भी सेम चीज आई थी। एंड बार्निकल, बैलेनस और चैथमेलस हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? बैलेनस जो होता है वो सुपीरियर होता है, चैथमेलस इंफीरियर होता है। बैलेनस क्या होता है? वो डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरियाज को एंड एक्सक्लूड कर देता है चैथमेलस को फ्रॉम दैट जोन, क्योंकि बैलेनस जो है वो डोमिनेंट है, सुपीरियर स्पीसीज है। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर अपना उस ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाती। जैसे इंटरटाइडल एरियाज के अंदर बार्निकल बैलेनस जो था, क्योंकि वो प्रेजेंट था, इसलिए चैथमेलस वहां पर चल नहीं पाया। तो ये हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। पैरासिटिज्म तीसरा आता है हमारे पास में, इसमें एक को फायदा एक को नुकसान होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है? को इवोल्यूशन होता है होस्ट एंड पैरासाइट का। यहाँ पर कोई मार के नहीं खा रहा किसी को, लाइक प्रेडेशन, वो मार के नहीं खाता। वो क्या करते हैं? को एग्जिस्टेंस रखते हैं। जैसे जू होती है मेरे सर पे है तो मैं मर थोड़ी गई, जू है मेरे बालों में तो निकाल लूंगी उसको। मेडिक्योर, एक पता नहीं कौन सा शैम्पू आता था पहले हमारे टाइम पर, वो शैम्पू हम लगाते थे और उससे बाल में से जुएं निकल जाती थी। और मम्मी जो थी कंघी ऐसे कर कैसे निकाल देती सारी जुएं। तो हम निकाल लेंगे उस जुओं को, नहीं हम मरेंगे नहीं उससे, हम को इवॉल्व कर रहे हैं। भाई मैं भी जी रही हूँ, मस्त खा पी रही हूँ, सांस ले रही हूँ, थोड़ी सी खुजली जरूर कर रही हूँ, वो भी मस्त खा पी रही है, तो को इवॉल्व कर रहे हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं ना, बेसिकली अगर आपकी बॉडी के ऊपर है तो एक्सो पैरासाइट, आपकी बॉडी के अंदर है, एक्सो मतलब एक्टो भी बोल सकते हो, एक्टो पैरासाइट आपकी बॉडी की सरफेस पे होते हैं। बॉडी के अंदर अगर घुस जाए तो एंडो पैरासाइट, अगर किसी ऑर्गन के अंदर चला गया। तो पैरासाइट्स जो होते हैं उनके अंदर एक अडेप्टेशन आ जाता है, अपने आप को वो अडॉप्ट कर लेते हैं तुम्हारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब उनके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सेंस ऑर्गन्स उसके अंदर अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन्स चाहिए होते हैं वो उनको जरूरत नहीं पड़ती, हटा देते हैं। एडेसिव ऑर्गन्स उनके अंदर आ जाते हैं, सकर्स आ जाते हैं। सकर्स की हेल्प से क्या करेगा? वो आपका खून चूस पाएगा, आपसे न्यूट्रिशन मीडियम ले पाएगा। तुम्हें सकर्स का होना बहुत जरूरी, तो वो उनके अंदर स्पेशल एडेप्टेशन है सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट बनने के लिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम उनका लॉस हो जाता है क्योंकि वो डाइजेस्टेड मटेरियल चूस रहे होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है इनके पास में, क्योंकि एक जू आ गई बालों में तो ऐसा नहीं है कि वो 5 दिन बाद वो एक ही रहेगी, नहीं, उसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आएगी, वो अपनी सहेलियों को और बुला के लाएगी, भाई देखो आओ न्यूट्रिशन लेते हैं यहाँ से, तो ऐसा होता है। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स। आपको पता ही है, प्लाज्मोडियम वाला हमने पढ़ा है मलेरिया वाले चैप्टर में, सॉरी ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में मलेरिया का पढ़ा है। ह्यूमन लीवर फ्लूक भी ऐसे ही होता है, वो 2 इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। एक होस्ट होता है स्नेल और एक होता है फिश। वो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट की वजह से कंप्लीट करता है। वैसे ही मलेरिया का पैरासाइट होता है, उसको भी क्या चाहिए होता है? एक वेक्टर चाहिए होता है, मस्किटो, है ना। दूसरा इसको होस्ट चाहिए होता है हमारा ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग और मस्किटो 2 बॉडीज चाहिए इसको, 2 होस्ट चाहिए होते हैं बेसिकली, ताकि वो क्या कर पाए? ये अपना
काम कर पाए, पैरासाइट वाला काम कर पाए। तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है लाइफ साइकिल। अगर आप ये देखने जाओगे तो दो आपको ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी पड़ेगी इनकी लाइफ साइकिल को देखने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं। ऑब्वियसली दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो आपकी ग्रोथ, आपके रिप्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, आपका सर्वाइवल रिड्यूस कर देंगे, आपको सर्वाइव नहीं करने देंगे और आपकी पॉपुलेशन नंबर कम कर देंगे, डेंसिटी कम कर देंगे। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। वो और ज्यादा खराबी तुम्हारे अंदर कर सकते हैं कि तुम्हें फिजिकली वीक बना देंगे वो, और बोलो तुम, है ना। पैरासाइट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट सरफेस के ऊपर होते हैं, एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर रहते हैं। बॉडी के अंदर लीवर, किडनी, आरबीसी, लंग्स कहीं पे भी रख सकते हैं। लाइफ साइकिल जो बॉडी के अंदर रहता है उसकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लाइक प्लाज्मोडियम। मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली वो होते हैं सिंप्लीफाइड होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे सिंप्लीफाइड होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती उनकी स्ट्रक्चर। जैसे कि एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि लाइस होती है ह्यूमन बीइंग में, जुएं, है ना। टिक्स होते हैं डॉग की सरफेस पे, आप छोटी छोटी चिचड़ियां देखोगे टिक्स होती हैं वो। कॉपीपोड्स होती है मरीन फिशेस के अंदर, मरीन फिशेस जो होते हैं उनके ऊपर कॉपीपोड्स प्रेजेंट होते हैं। हेज प्लांट अगर आपने देखा होगा तो उसमें कस्क्यूटा लगा होता है। कस्क्यूटा जो होता है ना वो एक एक्टोपैरासाइट होता है, उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का पैरासाइट, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने जो भी क्लाइंबिंग के लिए, जिस भी चीज के लिए वो डिपेंडेंट है उसको उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखना। ये भी एक तरीके का पैरासिटिज्म ही है। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो कौवा होता है, एक कोयल होती है। कोयल क्या कहती है, कोयल ना चला, कोयल लड़की, कौवा लड़का। अब कोयल जो है, लड़कियां चालाक होती थोड़ी सी, लड़की होकर भी मैं बोल रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी गर्ल्स, बट होता है ऐसा ऐसा। तो लड़कियां चालाक होती है, लड़कियां कहती हैं अपना काम निकलवा लेती हैं, है ना। और कभी कभार तो वो बहुत नुकसान भी पहुंचा देती है सामने वाले को। वो कहती है कि ठीक है, वो नहीं होती आजकल सिचुएशनशिप्स चलती हैं, तो वो लड़कियां जो होती है भावनाओं में बह जाती हैं और फिर वो रिलेशनशिप में आ जाती हैं। उसके बाद में फिर वो लड़कियां कहती है ओ शिट यार, ये तो हो नहीं पाएगा अब, है ना, छोड़ देते हैं इसको। तो वो वाली लड़कियां ही कोयल, ये ब्रूड पैरासिटिज्म वही लड़की और लड़के का रिलेशनशिप है। तो वो कोयल जो होती है ना, वो कहती है कि एक काम करो, मैंने तो अपना एग दे दिया, मैं एग को नहीं संभाल सकती, मैं अपने बच्चे को ना संभाल नहीं सकती, तो आप एक काम करो, इस बच्चे को ले लो और आप संभाल लो। कौवे को पता नहीं लगने देती हैं, छोड़ आती बस उसके नेस्ट के अंदर। तो कौवा बेचारा, उसने अपने बच्चे पैदा कर रखे थे, मतलब उसके उसके एग्स ना छोटे छोटे, है ना। उसके एग और कोयल का एग आपस में रिजेंबल करता है, सेम सेम दिखते हैं। तो कोयल चालाक है, उसको पता है कि मैं अगर इसमें अपना एग रखाऊंगी तो इसको क्या पता चलना है, ये अपने एग को पालेगा, मेरे एग को भी साथ में पाल लेगा। ब्रूड पैरासिटिज्म, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। कोयल आती है, अपना अंडा उसके नेस्ट में दे जाती हैं, और कौवा बेचारा चुपचाप अपना उसके अंडे को भी करता है, अपने अंडे को भी कर रहा होता है, पाल रहा होता है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बच्चा आ जाता है तो फिर वो बच्चा होता है वहां से रिलीज हो जाता है ना। और कभी कभार और भी बहुत बुरे केसेस हो जाते हैं जहां पर कोयल जो होती है ना वो खतरनाक होती है, वो अपना बच्चा वहां से पलवा लेती है उसको कौवे से, फिर अपना एग लाते टाइम पर क्या करती है ना, उसके एग को धक्का मार आती है कौवे को। दिल तोड़ जाती है ना कई की लड़कियां, दिल तोड़ जाती हैं कि स्टार्टिंग में आती हैं, फिर वो प्यार से रहती हैं जब तक उनका काम निकलता है, ठीक है, काम निकलने के बाद में चलो टाटा बाय बाय, वो दिल टूट जाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में हमको कभी नहीं आना है। तो क्या होता है, पैरासाइट बर्ड जो होते हैं वो ले करते हैं इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। होस्ट के नेस्ट में पैरासाइट बर्ड आता है, वो अपना एग ले कर देता है, ठीक है, उसको फायदा हो रहा है। होस्ट इनको इंक्यूबेट करता है। कौवा होस्ट है, उसका नेस्ट होस्ट है, कोयल पैरासाइट है। कोयल ने अपना अंडा उसके नेस्ट में डाल दिया, अब वो कौवा जो है वो इंक्यूबेट करेगा, उसको पालेगा पोसेगा। पैरासाइट बर्ड, होस्ट, एग, बोथ जो होते हैं वो दोनों के एग्स जो होते हैं आपस में रिजेंबल करते हैं साइज में, कलर में। तो इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो होस्ट पहचान पाए कि ये अंडा मेरा नहीं उसका है। तो ये पहचानने में और इसको डिटैच करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नहीं कर सकता, बहुत लेस चांसेस होते हैं इसके कि वो फॉरेन एग को पहचान पाए, कोई दूसरा एग को पहचान पाए वो, और इसको इजेक्ट कर पाए, नेस्ट से बाहर निकाल पाए, नहीं होता ऐसा। कुकू कोयल ये पैरासाइट होती है, और क्रो जो होता है वो होस्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ब्रूड पैरासिटिज्म आने वाला है, पिछले सालों में बहुत बार आया है। फोर्थ एग्जाम्पल होता है कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा और एक को कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
ऑर्किड जिसमें एपिफाइट होता है वो मैंगो के ऊपर होता है। देखो मैंगो के ऊपर जो ऑर्किड होता है ना वो एपिफाइट की तरह बिहेव करता है। एपिफाइट कौन से होते हैं? फाइट का मतलब होते हैं प्लांट, एपी मतलब ऊपर, मतलब ऐसे प्लांट जो किसी और प्लांट के सहारे सहारे अपना ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैंगो प्लांट के सहारे ये ऑर्किड ग्रोथ कर रहा है, पर मैंगो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंगो आराम से अपना मस्त अपनी मस्ती में मस्त है, चाहे तुम मेरा फायदा उठाकर अपना ग्रो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ग्रो कर रहा हूँ, बस इतना बहुत है, ठीक है। इसके अलावा बार्निकल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं वेल के ऊपर। तो वेल जो होती है ना उसके ऊपर छोटे 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 बार्निकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। तीसरा हमारे पास में कैटल, इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल होते हैं, ये भी आपस में कमेंसलिज्म शो करते हैं। क्लाउन फिश और सी एनिमोन होता है, ये भी होता है। क्लाउन फिश क्या करती है? सी एनिमोन जो होता है ना, सी एनिमोन अगर आपने कभी देखा हो तो उसकी सरफेस कुछ ऐसी होती है, ऐसी ऐसी सी सरफेस होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे टेंटिकल्स तैरते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टेंटिकल्स के ऐसे लहराते रहते हैं। तो क्लाउन फिश को ना कोई खाने के लिए आता है, उसका उसका प्रेडेटर आता है, या जो भी समझो, उसका शिकारी आता है उसको मारने के लिए। क्लाउन फिश भागी भागी जाती है, छुपती है कहीं पर, तो क्या करेगी? ऐसे इधर उधर जाएगी तो प्रेडेटर से पकड़ी जाएगी। तो क्या करती है क्लाउन फिश जो होती है ना, इनके टेंटिकल्स में आके छुप जाती है ना। जब इन टेंटिकल्स ऐसे ऐसे होते रहते हैं, टेंटिकल्स इनके लिए क्यों होते हैं? खुद की सुरक्षा करने के लिए होते हैं, ये अपनी सुरक्षा कर रहा होता है सी एनिमोन उससे। तो ये बेसिकली क्लाउन फिश इसके अंदर चली जाती है, तो क्या होता है कि इसकी भी सुरक्षा हो जाती है एक तरीके से। तो इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है। जैसे कि कैटल इग्रेट होता है, ग्रेजिंग कैटल होता है, इसका भी बता देती हूँ। ग्रेजिंग कैटल जो होते हैं ना, वो चरने वाली गायें होती है। लेट्स से कि गाय चर रही है और आपके पास में एक छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे समझाऊं मैं इसको, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा इसका। हाँ, मान लो कि तुम्हारे पास में ग्रेजिंग कैटल एक है, हमारे पास में जो चरने वाली होती है, कोई चीज चर रही है, ठीक है। एक हमारे पास में कैटल इग्रेट होते हैं, छोटे 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 जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी खाना चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, अब गाय जो होती है ना वो चल रही है, अपना खा रही है घास को, मस्त है ना। अब घास तो अपना घास को खा के अपना न्यूट्रिशन ले रही है, और उसके ऊपर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कैटल इग्रेट मतलब कैटल इग्रेट जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रेजिंग कैटल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, गाय को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो पड़े तो पड़े। तो बेसिकली कमेंसलिज्म यही होता है कि एक को फायदा होता है और एक को नुकसान, ना तो नुकसान होता है ना तो फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। इसमें लाइकेन आता है, ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। लाइकेन में क्या होता है कि एक हमारे पास फंगस होता है, एक हमारे पास में एल्गी होता है, एल्गी साइनोबैक्टीरिया। ये फंगस जो होता है इसको पता है कि ये तो इंटरनेशनल भिकमंगा है, इसको खाना चाहिए, तो वो तो इसको एल्गी बना के दे देगी, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है। एल्गी को बेचारी को स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो एल्गी क्या करती है, फैल जाती है ऐसे, स्पेस के लिए फंगस का सहारा लेती है, न्यूट्रिशन के लिए फंगस का सहारा लेती है। न्यूट्रिशन मीन्स की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बेसिकली तो इसका हैबिटेट के लिए इसका सहारा ले रही होती है। तो फंगस जो होता है वो इसको ये प्रोवाइड कर देता है, तो आपस में फायदा हो गया। माइकोराइजा में क्या होता है, माइको मतलब फंगस होता है, राइजा मतलब रूट होता है। तो फंगस और रूट जो होते हैं, हायर प्लांट की जो रूट होती है और फंगस होते हैं, वो आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, प्लस दोनों को फायदा हो रहा था उससे, ठीक है। वही फंगस को खाना चाहिए, फंगस को खाना प्रोवाइड करेगी। रूट जो होती है इसको और स्पेस चाहिए और आगे फैलना है, तो फंगस के जो छोटे छोटे वो रेशे होते हैं, छोटे छोटे वो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंट्स होते हैं, वो फिलामेंट रूट को और नीचे फैलने में मदद करते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि वो रूट जो है और न्यूट्रिशन ले पाए। इसके साथ साथ में हमारे पास में आता है पॉलिनेटर एंड रिलेशनशिप। पॉलिनेटर रिलेशनशिप आ जाती है यक्का प्लांट एंड मॉथ, फिग एंड वास्प। यक्का प्लांट और मॉथ का भी आपस में रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म का होता है, कि भाई यक्का प्लांट जो होता है ना वो बेसिकली कहता है कि भाई मॉथ को कहता है कि तुम मेरा पॉलिनेशन करो और बदले में हम क्या कर देंगे, तुम्हारा एग ले कर देंगे, अंडे का ध्यान रख लेंगे बेसिकली। फिग और वेस्प जो होता है, फिग और वेस्प भी हमारे पास में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सेक्सुअल डिसीट, जिसके अंदर हम क्या है ना, इश्क में धोखा मिल जाता है, वो वाली सेक्सुअल डिसीट है कि एक लड़कियां तेज होती हैं, फिर भी देखो यहाँ पर लड़की का फिर से एग्जाम्पल आता है। एक लड़की होती है अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे, ऐसी होगी रे। तो लड़की क्या करती है, लड़की अपना मतलब बेसिकली क्या होता है कि मेल जो होता है ना, प्यार में अंधा होता है, मैन इन लव ब्यूटीफुल क्रिएचर। तो मेल कहता है कि भाई मेरे को तो अपनी वाली से मिलना है, कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं, कब तो मैं उससे मिलूं, कब मैं पॉलिनेशन करूं, कब हम दोनों आपस में बात करें, है ना। मेल बेचारा ढूंढने जाता है उसको, मेल ऑफरी जो होती है ना ढूंढने जाती है, ठीक है। सॉरी, मेल बी, ऑफरे की बात करें, ऑफरे क्या कहाँ से बात करें, मेल बी उसे ढूंढने जाती है, मेरी फीमेल कहाँ है, मेरी फीमेल कहाँ है, वो फीमेल को ढूंढने जाती है। और यहाँ ये देखिए, मीट, इसका नाम तुम रख सकते हो मीडिया टरन टरनन मीडिया ट्रेन, या इसका कुछ कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है,
देख लेना। ऑर्किड जो हमारे पास में फ्लावर होता है, ये फ्लावर की एक पेटल वो फीमेल जैसी दिखने लगती है। इसको पता है कि मुझे पॉलिनेशन करना है। वो फ्लावर है, फ्लावर को पॉलिनेशन चाहिए। अब पॉलिनेशन करने के लिए कोई इंसेक्ट चाहिए। अब बी तो इंसेक्ट है, लेकिन बी को अट्रैक्ट कैसे करें? तो मेल बी है, प्यार में लड़पड़ा लड़का, तो अपनी लड़की को ढूंढ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हमारी पेटल को ना लड़की बना लेते हैं, उसकी वाली फीमेल जैसे ही हम बन जाते हैं, तो इसकी एक जो हमारी पत्ती होती है, पेटल होती है, वो उसकी फीमेल जैसी बन जाती है, फीमेल बी की तरह दिखने लगती हैं। तो वो ऊपर से दूर से देखता है, ओ माई माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, माई ये वो देखते थे, भाग के चल जाता है उसके पास में। जब वो उसके पास जाता है तो उसके साथ वो उससे बात करने जाता है, उनसे इंटरेक्ट करने जाता है, लेकिन कहाँ क्या हुआ, वो तो था फ्लावर, उसको पता नहीं चलता। अब फ्लावर जितने में वो उसके पास आता है, फ्लावर क्या करता है, अपनी चालाकी कर देता है। फ्लावर उसके ऊपर क्या छिड़क देता है, अपने पॉलन ग्रेन्स। बस अब वो उसको पता चलेगा, अरे यार ये तो मेरी नहीं है, इसको तो धोखा हो गया। चलो ये सोचते कि अरे यार मैं तो इश्क में पड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मुझे हर जगह वही वही दिख रही है। तो वो कहीं और जाता है उसको ढूंढने के लिए। असली कहीं पर वो मिल जाएगी अपन को, दूसरा फ्लावर मिल जाएगा लेट्स से, है ना। तो क्या होगा बेसिकली कि पॉलन ग्रेन वहां से तो मिल गए, अब वो किसी और के पास जाएगा, सेम चीज हो रही होगी, अपने पॉलन ग्रेन उसके ऊपर ले जाएगा, उस प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट पे ले जाके छिड़क देगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। उसको अपनी वाली नहीं मिली, पॉलिनेशन हो गया लेकिन उसका। तो ये होता है सेक्सुअल डिसीट। इसको आप कंप्लीट एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ा देती हूँ। बाकी देखो पूरा चैप्टर हमारा फिनिश है, ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा एकदम फिनिश है। आप कुछ भी पढ़ के देख लीजिए, अब सब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, और ये देखिए कमेंसलिज्म हो गया हमारा। अच्छा ये देखो, ये रहा इग्रेट वाला, ठीक है। क्या होता है, igret always forage close to their cattle are grazing because the cattle as they move stir up the flush out and insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egret to find and catch. Basically क्या होता है, egret वाला जो एग्जांपल है हमारे पास में cattle grazing वाला, तो जो कैटल होती है, गाय होती चल रही होती है, तो वो क्या होती है, ऐसे ऐसे सींग लाती है उसके अंदर। तो मान लो वो उसमें से क्या होता है, छोटे 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 जो भी उसकी मटेरियल होता है, वेजिटेशन होती है, वो बाहर निकलती है। तो वो इग्रेट जो होती है ना, वो भी वो उसको न्यूट्रिशन को ले लेती है, तो वो आपस में क्लोजली चलती है। तो आपको पता ना कि कौन सी 3 ऐसी रिलेशनशिप्स है जहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। पैरासाइट्स जो पैरासिटिज्म है, प्रिडेशन है, और कमेंसलिज्म है। इन तीनों में क्लोज रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है, तभी ये चीजें हो पाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में म्यूचुअलिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म के अंदर सेक्सुअल डिसीट, ये रहा सेक्सुअल डिसीज जो होता है हमारे पास में। ऑर्किड जो होता है, ये क्या करता है, डाइवर्सिटी शो करता है इसकी फ्लोरल पैटर्न के अंदर, विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, बीज एंड बम्बल बी, सॉरी, है ना। एंड इंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड। हर एक फ्लावर को, आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जब भी पॉलिनेशन होता है, तो हर फ्लावर क्या करता है, एक रिवॉर्ड देता है। फ्लावर हमेशा रिवॉर्ड देता है अपने पॉलिनेटर को, ये रिवॉर्ड नहीं देता। ये क्या करता है, सेक्सुअल डिसीट का सारा लेता है, सेक्सुअल डिसीट लेता है। ये क्या करता है, वन ऑफ द पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एंड रिजेंबल करती है बेसिकली इसकी फीमेल बी से, है ना। बहुत टफ लैंग्वेज लिखी रखी है। साइज में भी रिजेंबल करती है, कलर में भी रिजेंबल करती है, मार्किंग्स में रिजेंबल करती है। मेल भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है, वो उसको फीमेल परस्यू करता है, और उससे भी क्या होता है, स्यूडो कॉपुलेशन हो जाता है। वो जाता है उसके साथ कॉपुलेशन करने के लिए, कि भाई मेल और फीमेल है आपस में कॉपुलेशन करेंगे, लेकिन वो उसके साथ कॉपुलेशन करने तो जाता है, लेकिन होके जाता है वहां पर पॉलन ग्रेन उसको दे जाता है, होता क्योंकि वो है तो फ्लावर, लेकिन दिख तो फीमेल जैसी रही है। तो पॉलिनेशन बेसिकली उसको, उसमें क्या होता है ना, उसको पॉलन ग्रेन दिए जाते हैं कि भाई तुम जाओ आगे, है ना। तो क्या होता है, स्यूडो कॉपुलेशन हम उसको बोलते हैं, क्योंकि असली में वहां पे कॉपुलेशन नहीं हुआ, इसलिए स्यूडो कॉपुलेशन हम उसको बोलते हैं। विद अनदर फ्लावर एंड इट ट्रांसफर pollen it to it। दूसरे फ्लावर के पास में भी जो होता है, when the same bee pseudo copulates with another flower, और सेम प्रोसेस, अगर ये सेम बी दूसरे फ्लावर में भी, दूसरा फ्लावर भी इसको चकमा दे देता है, उसने तो दे ही दिया चकमा, पॉलन ग्रेन चिपका दी इसके ऊपर, दूसरा फ्लावर भी उसको चकमा दे देता है, तो उसके पास भी जाता है बेचारा भिन भिनाता हुआ, और वहां पर अपना सारा पॉलन ग्रेन जो छिड़क देता है, तो पॉलिनेशन हो जाता है वहां पर। स्यूडो कॉपुलेशन का सारे स्यूडो कॉपुलेशन ही बोलते हैं, वो वापस से हो जाता है वहां पर। तो हियर यू कैन से हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज। अगर मान लो कि फीमेल बी जो है, फीमेल बी में अगर मान लो चेंजेस हो गए, कोई इवोल्यूशन हो रहा है वहां पर, फीमेल बी अगर चेंज हो गई, तो फीमेल बी के अकॉर्डिंग इस प्लांट या इस फ्लावर की जो पेटल है, इसको भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर फीमेल बी चेंज हो गई है, तो मेल बी को तो पता है कि मेरी फीमेल चेंज कैसे हुई है। अगर वो पेटल अपने आप को उस नए अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रही है,
तो फिर ये स्यूडो कॉपुलेशन वाली समस्या हो ही नहीं पाएगी। तब तो फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल डिसीट, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि फ्लावर ने अपना चेंजमेंट नहीं किया। अब फ्लावर को देखकर वो अट्रैक्ट नहीं होगा कि उसको पता है ये तो मेरी वाली नहीं है। वो तब क्यों अट्रैक्ट हो रहा था? क्योंकि वो उसकी जैसी एग्जैक्ट दिख रही थी। तो को इवोल्यूशन का यही एक ड्रॉबैक होता है कि अगर फीमेल बी ने अपना कलर पैटर्न सब चेंज कर लिया, हल्का सा भी चेंज कर लिया, किसी भी रीजन की वजह से उसमें इवोल्यूशन हो गया और उस पेटल में नहीं हुआ फ्लावर के, तो यहाँ पर जो है वो पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो पॉलिनेशन की सक्सेस जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस, अगर ऑर्किड फ्लावर वापस को इवॉल्व करता है उसके साथ, फीमेल बी के साथ, तब तो सब सॉर्टेड है। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास में आ जाती है, और ये हमारे पास में ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे करके तुम्हारा होता चैप्टर पूरा डिटेलिंग के साथ खत्म। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा। चलिए भाई, और ये नोट्स है जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स के थ्रू आपका कंप्लीटली क्विक रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा ये मटेरियल पूरा का पूरा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ट्रिकी है। लास्ट मोमेंट पे आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो, ट्रस्ट मी। जहां जहां मैंने लिखा है आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, बस वो पैराग्राफ आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, बाकी हर जगह पे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड है तो जरूर एनसीईआरटी पढ़िए। और टेबल और डायग्राम तो मैंने आपको हमेशा से बोल रखा है सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। बाकी मैं भी एक अलग से सेशन लेकर आऊंगी जहां पर सारे के सारे डायग्राम्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। सारी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे। और मैराथन को कोई भी अटेंड करना नहीं भूलेगा, 17 तारीख परसों शाम को 3 बजे या दोपहर में 3 बजे, जैसे भी बोलो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीट के चैनल का लिंक भी है, तो नीट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि फर्दर सीयूईटी का कंटेंट भी इस चैनल के ऊपर आने वाला है। और बायो के एग्जाम तक मैं बिल्कुल आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि बायो में हमें 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं किसी भी हाल के अंदर, और मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत लगा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी पूरी मेहनत लगाओ, ठीक है। तो ऑन दैट नोट मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा ये सेशन, क्या ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। अगर हो गया है तो वेरी वेल फाइन यार, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना बहुत मेरे लिए बहुत मैटर करता है। कि आपको पता नहीं कि पीछे बैक में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत लग रही है तो प्लीज इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए प्यार दिखाइए थोड़ा सा, और शेयर करिए इसको, दैट्स इट, ठीक है। और इन नोट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा। 99 रुपीज में सारे के सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल रहे हैं। प्लीज इसको जाके जरूर परचेज करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड पिन कमेंट्स में गिवन है। ऑन दैट नोट एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय। बायो ब्रीफ से अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए।